यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया, ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है। अच्छा, ब्रेक से पहले आपको जो मैंने क्वेश्चन कराए थे ना, क्वेश्चन में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बोले थे 26, 27 एंड 28 के लिए। देखो 28 वाला क्वेश्चन मई 18 के एग्जाम में आया और 28 वाला मई 18 के एग्जाम में आया, उसके बाद एक एग्जाम में और आया 2023 में वापस आया। 2023 का अगर मैं आपको पेपर बताऊं ना, तो 2023 में ये वापस क्वेश्चन ऐसा का ऐसा आया और 4 मार्क के लिए एग्जाम में। इतना छोटू सा क्वेश्चन, इतना सा सॉल्यूशन है बस। देखो इतना सा सॉल्यूशन और 4 मार्क है, वो एग्जाम में देके जाता है। अब एक बात समझना, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन गाइस। बहुत बार क्या होता था पता है, ये कंपनियां प्लानिंग करती थी, जो शिपिंग कंपनियां, वो शिपिंग कंपनियां कैसे प्लानिंग करती थी, जैसे फ्रेट है वो 20 करोड़ है, ये फ्रेट को बाइफरकेट कर देते थे। कैसे बाइफरकेट करते थे पता है, फ्रेट को ये बाइफरकेट करते थे, ये बोलते थे कि हमारा जो 20 करोड़ का फ्रेट है उसमें से जो है वो मान लो 10 करोड़ का, ये बोलते हैं फ्रेट है, 10 करोड़ का फ्रेट है, और बोलते हैं कि 4 करोड़ का हमारा पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस है। हमने पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस लिया 4 करोड़, एंड गाइस 6 करोड़ बोलते थे हमारा डीमरेज चार्जेस है। डीमरेज करिए, ठीक है। डीमरेज चार्जेस क्या होता है, जो पोर्ट पे लाइक लाने ले जाने का वगैरह जो चार्जेस होता है सामान का, दैट इज कॉल्ड डीमरेज चार्जेस। तो ये लोग बोलते थे कि हमारा जो है वो ऐसे है, और अब आप जो इनकम लो बोलो 10 करोड़ पे लो, ये तो गलत है ना, चिटिंग कर लेगी कंपनियां। तो शिपिंग कंपनियां क्या करती थी कि जब भी उनका जो टोटल अमाउंट था उसको ये बाइफरकेट कर देते थे, बोलते थे ये हमारा फ्रेट है, ये हमारा पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस है, ये हमारा डीमरेज चार्जेस है, ऐसा बोलते थे। अब उसकी वजह से क्या होता था, इनकम तो कम हो जाएगी। तो फिर सीबीडीटी ने क्लेरिफिकेशन दिया, लॉ में अमेंडमेंट किया और लॉ में बोला कि गाइस अगर आप पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस के नाम से कोई ले रहे हो या आप डीमरेज चार्जेस के नाम से कोई ले रहे हो, मैं बताऊं भैया, उस डीमरेज चार्जेस के, पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस के नाम से आप कुछ भी ले रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको टोटल अमाउंट लेना है। आपको टोटल अमाउंट लेना है। इट इंक्लूड द डीमरेज चार्जेस, इट इंक्लूड द पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस, ये सब जो है वो आपका आएगा। तो चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 26 में आई थिंक इसी को लेकर आपका क्लेरिफिकेशन रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, समझने की कोशिश करना। ये नवंबर 9 के एग्जाम में आया था। नवंबर 9 मतलब मेरे सीए बनने से पहले, मैंने जब आईपीसीसी का एग्जाम दिया था, पीसीसी का एग्जाम दिया था, तब ये फाइनल में क्वेश्चन आया था। वाटर पोर्ट शिपिंग कंपनी operating its ship in the Indian port during the previous year 31st March 2025, it had collected freight of 100 lakh and demurrage charges 20 lakh and port handling charges 10 lakh, inclusive of an amount of 40 lakh collected in US dollar for the cargo booked from the Mumbai to Antwerp। अब एक बात समझना, यहां पे हो क्या रहा है, इन्होंने क्या किया, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, इन्होंने फ्रेट है वो 100 लाख कलेक्ट किया, डीमरेज चार्जेस है वो 20 लाख कलेक्ट किया, एंड उसके साथ साथ पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस है वो 10 लाख किया। तो 100 और 20 120 और 10 कितना हो जाएगा, 130 आ जाएगा। अब इसमें जो है 40 लाख है वो यूएस डॉलर में कलेक्ट किया। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, यूएस डॉलर में कलेक्ट करो या किसी में भी करो, लेकिन ये बुक कहां से हुआ था, मुंबई से फॉरेन जा रहा है। तो मुंबई से जब फॉरेन जा रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में लोड तो मुंबई में हुआ ना, तो ये भी आ जाएगा, बट ये तो ऑलरेडी इंक्लूसिव है ना। तो अपने को क्या करना है, तो यहां पे आपका 100 120 एंड 130 आ जाएगा करके, ठीक है। द एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग शिप, देखो एक्सपेंसेस का कुछ नहीं करना, आपको एक्सपेंसेस का कुछ भी नहीं करना। एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेंसेस को आप इग्नोर करो, क्योंकि यहां तो क्या होता है, जितना अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है ना, उसका 7.5% या 5% आपका बिजनेस का इनकम बनाना है। तो 7.5% या 5% है वो आपका बिजनेस का इनकम बनाना है। तो बेटा आपको मैं बताऊं, एक्सपेंसेस कितना हुआ उससे कोई मतलब नहीं। तो आपका कितना आया, 100 + 20 + 40, इट्स कम्स टू द 100 + 20 + 10, इट्स कम्स टू द 130। तो 130 का 7.5% है वो आपका पीजीबीपी का इनकम आउट हो जाएगा। तो 130 का आप 7.5% करेंगे, 9.75 लाख विल बी योर पीजीबीपी इनकम करके, ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट, यस। चलिए तनिष्का, ये बाकी जो दे रखा है, अब एक बात समझो, ये जो 100 लाख है ये आपने कलेक्ट किया है, तो ये ऐसा कहां दे रखा है कि ये फॉरेन, ये मतलब फॉरेन में कलेक्ट हुआ है और फॉरेन से शिप आ रही थी, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तू ऐसा मान सकती है, तेरा कहना ये है कि सर देखो यहां पे इन्होंने दे रखा है 130 और उसमें से 40 ऐसा बोला है यूएस डॉलर में कलेक्ट हुआ है जो मुंबई से फॉरेन के लिए बुक हुआ था। बट भाई एक बात बताओ, तो 90 जो दूसरा वाला रहेगा वो मान लो बाहर से इंडिया के लिए बुक हुआ है या बाहर से कहीं बुक हुआ है, लेकिन पैसा तो इंडिया में मिला है ना। और जब यहां पे इंडियन करेंसी दे रखी है तो मेरा मानना यह यहां पे ये रहेगा कि इंडिया में मिला है। तो आप प्लीज उसको और ज्यादा उसको जो है वो डिस्टर्ब ना करिए करके, ठीक है। तो देखिए यहां पे आपका जो है
ये जो है 100, ये 20 और 10 है इंक्लूसिव ऑफ कलेक्ट यूएस कार्गो बुक्ड फ्रॉम मुंबई और मुंबई फ्रॉम फॉरेन। तो फॉरेन से मुंबई के लिए जा रहा है, तो फॉरेन से मुंबई के लिए, सॉरी फॉरेन से मुंबई आ रहा है, तो लोड मान लो इंडिया के बाहर हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो इंडिया में मिला है ना भाई। सॉरी यार, एक सेकेंड। वाटरपोर्ट शिपिंग कंपनी ऑपरेटिंग इट शिप इन द इंडियन पोर्ट, प्रीवियस ईयर 30 कलेक्टेड फ्रेट 100 लाख, डीमरेज 20 लाख, पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस है वो 10 लाख है, ये है इंक्लूसिव ऑफ अमाउंट ऑफ 40 लाख कलेक्टेड इन यूएस डॉलर फॉर कार्गो बुक्ड फॉर जेएनपीटी फ्रॉम एंटवर्प। दो इसमें एक बात बताओ, ये पैसा जो है वो सब इंडिया में मिला है, ऐसा कहां दे रखा है पैसा बाहर मिला है? ये जो पैसा है ये पैसा सब इंडिया में मिला है, ये इंडिया में पैसा बाहर मिला है, ये कहां दे रखा है? ये जो पैसा है ये सब इंडिया में मिला है ना, बाहर मिला है, ये ऐसा कहां दे रखा है करके, ठीक है। चलिए आप ज्यादा नहीं बता सकते, 7.5% फिक्स है करके, ठीक है। तो पैसा यूएसडी में मिला उससे क्या फर्क पड़ता है, बट इंडिया में ही मिला होगा ना। कलेक्टेड इन यूएस डॉलर का मतलब ये नहीं होता ना भाई, आप कलेक्टेड किस भी करेंसी में करो, पैसा इंडिया में मिला है ना। यहां पे ऐसा ही रहेगा कि पैसा इंडिया में मिला है यार, लिखा है ना यार, ये लिखा तो है ऑल द अबव अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया, क्लियरली तो लाइन दे रखी है, मैंने क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ा भाई। यहां लास्ट में क्या लिखा है, ऑल अबव अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया, तो रिसीव्ड इन इंडिया तो आएगा ना भाई, क्या बोल रहे हो? इंडिया में लिखा है, ऐसा लिखा हुआ तो है कि ऑल द अमाउंट, मैंने पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा था, ऑल द अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया करके, ठीक है। चलिए अब एक बात समझना, क्वेश्चन नंबर 28 में तो मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, अगर आपको डाउट है तो फिर दिक्कत है। इस 28 को आप एक बार ढंग से देखेंगे वापस, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ऑल पीपल पे अटेंशन। ये गाइस मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, हम जो पढ़ रहे थे, इधर देखो सब लोग, हम जो पढ़ रहे थे, हम ये जो शिपिंग वाला पढ़ रहे थे, इसमें मुझे बताओ इंडिया में कौन सी इनकम टैक्सेबल हो रही थी? एक तो जो इंडिया में शिप्ड हुआ और उसका भाड़ा वर्ल्ड में कहीं भी मिला हो, 14 करोड़ 6 करोड़ कहीं भी मिला हो, ये टैक्सेबल है। और दूसरा शिप्ड इंडिया के बाहर से हुआ लेकिन पैसा इंडिया में मिला। मुझे एक बात बताओ, इसमें से कौन से अमाउंट पे टैक्स कलेक्ट करना इंडिया में डिफिकल्ट है? मुझे बताओ। देखो 3 अमाउंट इंडिया में टैक्सेबल हो रहे हैं। गुड्स इंडिया में शिप हुआ, पैसा इंडिया में मिला है 14 करोड़, ये इंडिया में टैक्सेबल हो रहा है, मतलब इस पे 7.5% बनेगा। गुड्स इंडिया में शिप हुआ, पैसा इंडिया के बाहर मिल रहा है 6 करोड़, ये भी टैक्सेबल होगा इंडिया में। एंड गाइस गुड्स शिप्ड बाहर हुआ, पैसा इंडिया में मिला, ये इंडिया में टैक्सेबल हो रहा है। तो ये 14 करोड़ 6 करोड़ एंड 5 करोड़ इंडिया में टैक्सेबल हो रहा है, इस पे जो भी 7.5% 5% है। मेरा क्वेश्चन आपसे एक सिंपल सा है कि ये 3 अमाउंट जो है, एक तो तुम्हारा ये वाला दैट इज द 14 करोड़, एक ये 6 करोड़ एंड ये 5 करोड़, मुझे बताइए कौन से अमाउंट पे इंडिया में टैक्स कलेक्ट करना डिफिकल्ट लग रहा है आपको, कि इस पे टैक्स कलेक्ट करना सर डिफिकल्ट? बताइए कौन से अमाउंट पे आपका जो टैक्स कलेक्ट करना है वो डिफिकल्ट लग रहा है? क्या यार इस पे टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे, डिफिकल्ट लग रहा है? हाँ चलिए मैं बताऊं कौन से अमाउंट पे टैक्स कलेक्ट करना डिफिकल्ट लग रहा है। देखो राइट आंसर इज कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये 5 करोड़ पे टैक्स कलेक्ट करना डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं ये 5 करोड़ पे। बट गाइस एक बात बताओ, ये 5 करोड़ तो किसी को इंडिया में मिला है, तो जब किसी को इंडिया में मिला है तो टैक्स कलेक्ट कर ही लेंगे ना यार। इंडिया में किसी को मिला है तो उसका गर्दन पकड़ेंगे, बोलेंगे तेरे को पैसा इंडिया में मिला है, इस पे टैक्स कलेक्ट करना डिफिकल्ट नहीं है। टैक्स कलेक्ट करना जो डिफिकल्ट सबसे ज्यादा है, यश है, अक्षत है, कृतिका है, सबने सही आंसर दिया कि सर ये 6 करोड़ पे टैक्स कलेक्ट करना ज्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि सोचो गुड्स इंडिया में लोड हुआ और लोड होके अगर शिप चली गई एंड पैसा इंडिया के बाहर मिला, तो भैया टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे, किसको पकड़ेंगे? सोचो यहां पे शिप आई, शिप चली गई इंडिया से बाहर और पैसा भी इंडिया के बाहर किसी को मिला है, बुकिंग बाहर से हुई थी, तो इस पे टैक्स कलेक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब एक बात समझना, ये 6 करोड़ पे डिफिकल्ट है टैक्स कलेक्ट करना शिपिंग के केस में, तो लॉ मेकर्स ने क्या किया पता है?
एक रिकवरी मैकेनिज्म बनाया। और ये रिकवरी मैकेनिज्म, आई डोंट नो, कभी आपने टैक्स ऑडिट में एक आधा शायद क्लॉज देखा होगा। एक सेक्शन हुआ करता है, टैक्स ऑडिट में तो नहीं आता, ये कहीं और आपने अगर सुना होगा तो एक सेक्शन आता है सेक्शन 172 करके, दैट इज रिकवरी मैकेनिज्म फॉर नॉन रेजिडेंट एंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस। अब एक बात समझना, ये क्या होता है, समझने की कोशिश करना। हाँ, लॉ मेकर क्या बोलते हैं, इधर देखो, लॉ मेकर क्या बोलते हैं, इधर देखिए सब लोग। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि भाई साहब, ये इंडिया में जो गुड्स लोड हो रहा है उसका फ्रेट कितना है, 20 करोड़। 6 करोड़ पे टैक्स कलेक्ट करना ज्यादा डिफिकल्ट था शुभेंद्र। अब इधर देखना, लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं कि इंडिया में जो गुड्स शिफ्ट हुआ ना, इसका भाड़ा वर्ल्ड में कहीं भी मिला हो, ये 20 करोड़। आप एक काम करो, इंडिया में जो गुड्स लोड हुआ उसका वर्ल्ड में भाड़ा कहीं भी मिला हो, दैट इज द 20 करोड़। आप एक काम करो, इस 20 करोड़ पे सीधा आप 7.5% ले लो। एंड गाइस, आप एक काम करो, 20 करोड़ का 7.5% आता है, इट्स कम्स टू द आपका 1 करोड़ 50 लाख। और ये 1 करोड़ 50 लाख है ना, ये आपका इनकम बना दो। और इस पे आप एक काम करो, जो फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट होता है, फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट सबसे हाईएस्ट होता है, दैट इज द 35% टैक्स रेट जो होता है। अगर उस पर सरचार्ज लगता है तो सरचार्ज भी लगाइए। एंड अगर सरचार्ज लगता है, सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और उसकी टोटल करके इतना टैक्स भरने के बाद ही आपको इंडियन पोर्ट छोड़ने को दिया जाएगा। आपको याद आया, मैंने आपको पहले टॉपिक में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है पता है तुमको, कि इंडिया छोड़ के जाने से पहले ही, मतलब आपको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरना पड़ता है, आपको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरना पड़ता है। ऐसा मैंने एक सेक्शन 172 का आपके लिए रेफरेंस लिया था पहले, जब मैं पहला टॉपिक पढ़ा रहा था बेसिक टैक्स रेट वाला। वहां पे मैंने बताया था कि 5 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लग जाता है, मतलब प्रीवियस ईयर ही आपका असेसमेंट ईयर बन जाता है। और उसमें एक केस है, ये सेक्शन 172 था, मैं सब लिखवा दूंगा। 172 क्या बोलता है पता है, कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट जो है, और वो नॉन रेजिडेंट अगर शिपिंग बिजनेस में है, तो जैसे ही वो इंडियन पोर्ट छोड़ के जाएगा, जब वो इंडियन पोर्ट छोड़ के जाएगा, मतलब इंडिया से जैसे ही वो इंडियन पोर्ट को छोड़ेगा ना, उससे पहले उसको रिटर्न भरना पड़ेगा, उससे पहले उसको रिटर्न भरना पड़ेगा। और उसको कैसे रिटर्न भरना पड़ेगा पता है, उसका 20 करोड़ का जो फ्रेट है, मतलब गुड्स जो इंडिया में लोड हुआ, भाड़ा वर्ल्ड में कहीं भी मिला हो, गुड्स जो इंडिया में लोड हुआ उसका भाड़ा वर्ल्ड में कहीं भी मिला हो, आप ये 20 करोड़ ले लीजिए और इस 20 करोड़ को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप एक काम करिए, ये 20 करोड़ ले लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए 7.5% से, एंड ये 7.5% है, ये आपका इनकम हो जाएगा। एंड गाइस, जो इनकम आया ना, इस पे फिर आप फॉरेन कंपनी की टैक्स रेट से टैक्स लगाइए। फॉरेन कंपनी जो है, वो फॉरेन कंपनी की टैक्स रेट से टैक्स लगाइए, तो फॉरेन कंपनी की टैक्स रेट होती है 35%। उसमें आप एक काम करिए, सरचार्ज ऐड कर दीजिए, इफ एप्लीकेबल, सरचार्ज है वो ऐड कर दीजिए अगर एप्लीकेबल। इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 2% सरचार्ज, अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5% सरचार्ज। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो 4% आएगा। जो भी टैक्स है वो भरने के बाद ही उस जहाज को इंडिया से बाहर जाने दिया जाएगा, उससे पहले जाने नहीं दिया जाएगा। कस्टम वालों को बोल रखा है, कस्टम वालों को बोल रखा है कि इस शिप को आप एंट्री आउटवर्ड तभी दोगे जब वो इंडिया में टैक्स भर के जाएंगे, अगर इंडिया में टैक्स नहीं भरा तो उसको बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। दैट इज द सेक्शन 172। तो आप मुझे ये बोलोगे कि सर 172 ये बोल रही है कि जो शिपिंग कंपनी है, जो शिप है, वो इंडिया से बाहर जाने से पहले इंडिया में जो गुड्स लोड हुआ, और मैं बताऊं, देखो अपने जो पोर्ट होते हैं ना, वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। मुंबई का जो मजगांव डॉक है, ठीक है, वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वहां बैंक भी है, 24 घंटे चालू रहता है वहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, 24 घंटे वहां बैंक चालू होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, कि पहले अपना एक छोटा सा रिटर्न होता है सेक्शन 172 में, वो रिटर्न फाइल करिए, उसकी टोटल करिए, आपको फ्रेट कितना मिला, मल्टीप्लाई बाय 7.5% करिए और 35% की रेट से टैक्स भरिए।
अब आप मुझे बोलोगे कि सर ये तो बंदा इंडिविजुअल था, अपने एग्जाम्पल में जो बंदा था वो तो मिस्टर सैम इंडिविजुअल था, तो भी क्या सर ये 172 में जो टैक्स भरना पड़ेगा वो 35% की रेट से भरना पड़ेगा? बिल्कुल यस, आंसर इज यस, 35% की रेट से भरना पड़ेगा। और 35% की रेट से भरना पड़ेगा टैक्स, और सरचार्ज अगर लगता है तो लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा ही लगेगा। अब आप मुझे बोलोगे कि सर एक बात बताओ, जब भी शिप इंडिया से बाहर जाएगी ये टैक्स भर के जाएगी, लेकिन सर लास्ट में वो जब रिटर्न फाइल करेंगे तब क्या करेंगे? तो देखो, रिटर्न फाइल करेंगे ना तब अपनी इनकम इंडिया में 25 करोड़ बताएंगे। जब ये सैम इंडिया में रिटर्न फाइल करेगा, वो असेसमेंट ईयर में नॉर्मल कोर्स में रिटर्न फाइल करेगा, वो 44B के हिसाब से अपनी इनकम बताएगा। अब एक बात बताओ, 44B के हिसाब से अपनी इनकम बताएगा तो उसमें तो कितना है, 20 करोड़ प्लस 5 करोड़, 25 करोड़ इनकम बताएगा। उस पे 7.5% पीजीबीपी का इनकम आएगा। एंड गाइस, ये जो आपका इनकम आएगा अब इस पे टैक्स कैलकुलेट करेगा, और ये टैक्स तो स्लैब रेट से निकालेगा। तो लेकिन सर आप बोलोगे फिर सर अब अगर वो ऑलरेडी टैक्स भर के गया था 172 में, इसका क्या होगा? तो 172 में जो टैक्स भर के गया था ना, इसको एज अ एडवांस टैक्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इसको एज अ एडवांस टैक्स माना जाएगा, और इसका आपको क्रेडिट मिलेगा जब आप अपना रेगुलर रिटर्न फाइल करोगे। जब आप अपना रेगुलर रिटर्न फाइल करोगे, रेगुलर रिटर्न जो है वो आपको 44B के हिसाब से फाइल करना पड़ेगा। उसमें इंडिया में लोड हुआ वो वाला अमाउंट लो, कहीं भी वर्ल्ड में मिला, बाहर लोड हुआ उसका जो है इंडिया में इनकम रिसीव हुआ वो लीजिए, और इस टोटल का एक काम करिए, 7.5% पीजीबीपी का इनकम बनाइए। इस पे जो भी इनकम आती है उस पे टैक्स है वो आप अपनी नॉर्मल रेट से भरिए करके, ठीक है? और नॉर्मल रेट से जो टैक्स आता है, और आप एक काम करिए 172 में जो टैक्स भर के गए हो उसका आप क्रेडिट ले लीजिए। जो 172 में जो टैक्स भर के गए हो, इसका आप जो भी इस पे टैक्स भर के गए हो इसका आप क्रेडिट ले लीजिए एज अ एडवांस टैक्स। सो दिस इज कॉल्ड योर रिकवरी मैकेनिज्म। सो सेक्शन 172 और 44B में सर क्या क्या फर्क है? तो अगर मैं आपको फर्क बताना चाहूं तो मैं ऐसा बोलूं कि देखो, इन दोनों सेक्शन में क्या क्या फर्क है 44B, लेकिन ये सिर्फ शिपिंग के लिए, हाँ, एयरलाइंस के लिए ऐसा नहीं है। एयरलाइंस तो आपको पता है इंडिया में आती है सिंगापुर एयरलाइंस और आधे घंटे में उड़ जाती है। अब उसके लिए ये सब कंप्लायंस वगैरह नहीं डाला, उसके लिए जो है ये कंप्लायंस वगैरह नहीं डाला, ये सिर्फ शिपिंग कंपनीज के लिए है, शिपिंग वालों के लिए है। तो देखिए दोनों सेक्शन में फर्क क्या है। तो दोनों सेक्शन में आप अगर देखोगे तो फर्क क्या है, इन दोनों ही सेक्शन में अगर मैं फर्क की बात करूं तो देखो, सबसे पहले 44 लिखने को टाइम दूंगा, टेंशन मत लो। 44B जो है वो चार्जिंग सेक्शन है कि नॉन रेजिडेंट शिपिंग वाले को कैसे इंडिया में टैक्स लगेगा। 172 है ना, ये रिकवरी मैकेनिज्म है कि टैक्स को रिकवर करने का एक जरिया है। 44B में जब आप इनकम बताओगे उस पे टैक्स रेट क्या रहेगी? नॉर्मल टैक्स रेट रहेगी। लेकिन गाइस 172 में जो आपकी टैक्स रेट रहेगी वो आपकी 35% टैक्स रेट रहेगी। लास्ट ईयर तक फॉरेन कंपनीज पे 40% टैक्स था, बट अभी 35% हो गया, तो 35% टैक्स रेट रहेगी। अब एक चीज समझना, 44B जो सेक्शन है ना, इसकी लैंग्वेज चालू होती है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 28 to 43A। इसका मतलब ये जो सेक्शन 44B है ये ओवरराइड करती है सेक्शन 28 से 43A को। सो लॉसेस एंड डिडक्शन कैन बी क्लेम। अगर आपके कोई पुराने लॉसेस वगैरह है बिजनेस के तो इस इनकम के सामने आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन गाइस अगर मैं आपको 172 अगर बेयर एक्ट से पढ़ाऊं ना, तो 172 बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है पता? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। वो पूरे लॉ को ही ओवरराइड कर लेती है। जो सेक्शन 172 है ये 172 पूरे लॉ को ही ओवरराइड कर लेती है। तो भैया इस 172 की इनकम जो आएगी उस पे जो टैक्स आएगा 35% वो आपको भर के जाना है। इसके सामने कोई लॉसेस वगैरह आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो देखिए, इट ओवरराइड होल इनकम टैक्स एक्ट, सो लॉसेस एंड डिडक्शन कैन नॉट बी क्लेम। उसके बाद यहां 44B में क्या है, कौन सा अमाउंट कवर होता है? इट कवर द अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया फॉर द गुड्स और पैसेंजर एटसेट्रा फ्रॉम इंडिया, एज वेल एज द अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया फॉर द गुड्स और पैसेंजर एटसेट्रा फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। लेकिन गाइस इस सेक्शन में कौन सा कवर होता है पता है? इट कवर ओनली अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया फॉर द गुड्स और पैसेंजर फ्रॉम इंडिया। तो जो इंडिया से जा रहा है, लोड हो रहा है, उसका जितना भाड़ा है उसका आपको जो है उस पे टैक्स भर के जाना पड़ेगा। दैट इज द सेक्शन 172।
2 करके, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आंसर इज यस। तो अपन एक काम करेंगे, इसको 172 को लिखेंगे, क्योंकि आपकी बुक में मैंने यहां पे 170 नहीं दी है, तो आप 170 को कहां लिख सकते हैं? जहां आपकी मर्जी हो वहां आप लिख सकते हैं। कहीं पे भी अगर आपको स्पेस दिखता है, आई नीड द स्पेस एटलीस्ट फॉर द 7-8 लाइन, आप 7-8 लाइन का मुझे स्पेस चाहिए, तो आप कहीं पे भी लिख लीजिए। आप कहां पे लिख सकते हैं तो मैं बताऊं, अगर आप लिखना चाहे तो आप मेरे हिसाब से पेज नंबर 123 पे लिख सकते हैं। यू हैव स्पेस ऑन द पेज नंबर 123 पे, तो 123 पे लिखिए। पेज नंबर 123 पे लिख सकते हैं। हेडिंग दीजिए सेक्शन 172, हेडिंग दीजिए सेक्शन 172 और लिखिए 123 पे आप लिखिए, जैसा मैं बोलता हूं लिखिए, रिकवरी मैकेनिज्म, रिकवरी मैकेनिज्म, रिकवरी मैकेनिज्म, 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 रिकवरी मैकेनिज्म फॉर नॉन रेजिडेंट एंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस, रिकवरी मैकेनिज्म फॉर नॉन रेजिडेंट एंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस, रिकवरी मैकेनिज्म फॉर नॉन रेजिडेंट एंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस। लिखिए, 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 लिखिए। assessee has to pay tax, assessee, assessee has to pay tax, assessee has to pay tax before leaving Indian port, before leaving Indian port, assessee has to pay tax before leaving Indian port, मतलब इंडियन पोर्ट छोड़ के जाने से पहले उसको कुछ टैक्स भरना पड़ेगा। असेसी हैज टू पे टैक्स बिफोर लिविंग इंडियन पोर्ट। कितना टैक्स भरना पड़ेगा? तो लिखिए दैट इज अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया फॉर कैरेज ऑफ गुड्स, कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स फ्रॉम एनी पोर्ट इन इंडिया। तो आपने क्या लिखा? अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया फॉर कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर फ्रॉम एनी पोर्ट इन इंडिया, फ्रॉम एनी पोर्ट इन इंडिया। मल्टीप्लाई करिए 7.5% से एंड मल्टीप्लाई 35% और 35% के ब्रैकेट में लिखिए टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर फॉरेन कंपनी, टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर फॉरेन कंपनी। उसमें ऐड करिए, यहां पे ऐसे लिखिए ऐड सरचार्ज, सरचार्ज, सरचार्ज लगेगा @2% और 5%, डिपेंड्स ऑन द इनकम। इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो राइटिंग इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, तो राइटिंग अंडरस्टैंड करना ही नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूं फालतू वाला, ठीक है। आपको मैं बोल रहा हूं वो लिखना है। सरचार्ज @2% और 5%, ब्रैकेट में लिखिए इफ एप्लीकेबल, इफ एप्लीकेबल एंड ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। डन। तो देखिए आपने क्या लिखा? अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया फॉर कैरेज ऑफ गुड्स पैसेंजर फ्रॉम एनी पोर्ट इन इंडिया 7.5% मल्टीप्लाई बाय 35% टैक्स रेट रहेगी। टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर फॉरेन कंपनी, सरचार्ज 2% और 5% इफ एप्लीकेबल एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। अब एक बात समझना, इसके नीचे नोट लिखो, इसके नीचे आप एक काम करो, नोट लिखो एक, और एक नोट लिखो। इन असेसमेंट ईयर, इन असेसमेंट ईयर assessee, in assessment year assessee will file return as per section 44B. In assessment year assessee will file return as per section 44B and whatever tax paid,
and whatever tax paid under section 172 is treated as advance tax. क्या लिखा आपने? In assessment year, assessee will file return as per section 44B and whatever tax paid under section 172 is treated as a advance tax. Treated as advance tax. Treated as advance tax. अब एक काम करो आप लोग, उसके बाद में आप एक ये वाला पॉइंट कॉपी मार दीजिए, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 44B एंड 172. आप इस वाले पॉइंट को कॉपी मार दीजिए, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 44B एंड 172. अगर उधर जगह खत्म हो गई हो तो फिर कहां से जगह लाओगे? जगह खत्म हो गई हो तो कुछ स्टिकी नोट चिपकाइए और स्टिकी नोट चिपका के और फिर जो है वो आप लिखिए, जगह रहेगी आपके पास. ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? चलिए इसको कॉपी करिए फटाफट और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट डन. पीपल हो गया हो तो बोलो डन. पूजा कुमारी, मे आई गो? कहां जाना चाहती हो बेटा, कहां जाना चाहती हो तुम? अभी तो 9:30 बजे है. लॉजिकल वाला 10 बजे का लेक्चर भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तो. चलिए डन. ऑफिस 9-10 बजे है ना सर? हमारा टैक्स ऑडिट का टाइम आने वाला है सर. टैक्स ऑडिट चल रहा है सर, बहुत परेशान कर रहे हैं ऑफिस वाले. कोई बात नहीं, लास्ट के कुछ दिन ऐसा रहेगा जब मैं आपको ओपन लेक्चर दे दूंगा, बस 2-4 दिन के लिए. चलिए गुड्स और पैसेंजर, गुड्स और पैसेंजर, गुड्स और पैसेंजर, गुड्स और पैसेंजर एटसेट्रा एटसेट्रा. आज यहाँ पे पुणे में गणेश विसर्जन है भाई साहब, बहुत ट्रैफिक रहेगा. मैं तो बाहर जाऊंगा ही नहीं, बट अभी बहुत आवाज आ रही है बाहर से. ये वॉच कौन सी है? वॉच गिफ्टेड है. चलिए चलिए बोलिए डन. डन डन डन. यस राहुल. चलिए डन. अनंत अंबानी ने गिफ्ट दिया. यस, अनंत अंबानी मेरा भाई है जो मुझे गिफ्ट दे देगा. अनंत अंबानी ठीक है, हमारे गांव का ही है ना, मुंबई का ही तो है.
ऐसे ही तो बोलते गांव में, अरे वो तो मेरे गांव का है, तो मेरे तो गांव का अनंत अंबानी। चलिए डन, अरे एक बार बोलो डन, बोलो डन। चलिए अब एक बात समझना, ये आपकी जो सेक्शन है, जो दो सेक्शन हमने पढ़ी, और वो दो सेक्शन कौन कौन सी पढ़ी अगर मैं बात करूं, दैट इज द सेक्शन 44B एंड 44BBA। एंड गाइस ये दोनों सेक्शन किससे रिलेटेड है? 44B इज रिलेटेड टू शिपिंग बिजनेस, 44BBA इज रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट बिजनेस। अब एक बात समझना, एक सेक्शन है जिसका नंबर है 44BB करके, ठीक है। देखो एग्जाम में तो 44BB और 44BBB कभी आई नहीं है, बट ये है क्या वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए 44BB क्या बोलती है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, और वो नॉन रेजिडेंट कौन से बिजनेस में है पता है? बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस और फैसिलिटी इन कनेक्शन विथ और सप्लाइंग प्लांट एंड मशीनरी और ऑन हायर यूज और टू बी यूज इन द प्रोस्पेक्टिंग फॉर और एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल। आपको पता है, आपने सुना होगा, दैट इज द रिग मशीन। रिग मशीन पता है? रिग मशीन, रिग मशीन क्या होती है? जिससे क्रूड निकालते हैं। तो जैसे इंडिया की कोई कंपनी है, जैसे रिलायंस पेट्रोलियम है, वो भी पेट्रोल निकालती है, क्रूड निकालती है करके, ठीक है। केजी बेसिन करके जो एरिया है, केजी बेसिन ऐसा कुछ नाम है, वहां से रिलायंस है वो पेट्रोल निकाल रही है। एज वेल एज द जो इंडिया की बाकी कोई कंपनी है, मान लो ओएनजीसी भी क्रूड निकालती है। तो जो क्रूड निकालने की जो मशीन होती है ना, उसको बोला जाता है रिग मशीन। ये रिग मशीन हमारी बहुत बार इंडिया की नहीं होती, ये फॉरेन से हम भाड़े पे लेते हैं। फॉरेन से हम लोग क्या करते हैं? भाड़े पे लेते हैं। और एक बात बताओ, जो नॉन रेजिडेंट होता है ना, जो नॉन रेजिडेंट होता है, वो नॉन रेजिडेंट को जो भाड़ा मिलेगा उस पे टैक्स कितना लगेगा? तो यहां पे एक बात समझना, यहां पे जो नॉन रेजिडेंट होता है, वो नॉन रेजिडेंट को इनकम इंडिया में कितना टैक्सेबल होगा, जो भाड़ा है उस पे से इंडिया में कितना टैक्सेबल होगा। तो देखो यहां पे नॉन रेजिडेंट क्या कर रहा है पता है? या तो बिजनेस फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस या फैसिलिटी दे रहा है, सर्विस दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है। इन कनेक्शन विथ, या तो सर्विस दे रहा है, फैसिलिटी के भाई तेल कैसे निकलेगा उसकी सर्विस दे रहा है नॉन रेजिडेंट, या फिर प्लांट एंड मशीनरी भाड़े पे दे रहा है। प्लांट एंड मशीनरी का भाड़े का मतलब होता है कि रिग मशीन है, वो रिग मशीन भाड़े पे दे रहा है। और बेटा वो किस लिए दे रहा है? कि जो इंडिया में जो पर्सन है वो क्या कर रहा है पता है? प्रोस्पेक्टिंग फॉर और एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन ऑफ द मिनरल ऑयल में है। तो भाई साहब उसको जो इनकम मिलेगा, किसको? नॉन रेजिडेंट को, वो जो भाड़ा वगैरह मिलेगा रिग मशीन का, या उसने जो सर्विस दी उसका जो पैसा मिलेगा, उसका 10% है वो पीजीबीपी का इनकम होगा। 10% पीजीबीपी का इनकम। लेकिन एक चीज समझना, 10% किसका लेना है? बड़ा सिंपल सी चीज है, अगर एक्टिविटी इंडिया में हो रही है, मींस इंडिया में एक्टिविटी हो रही है, वर्ल्ड में कहीं भी पैसा मिले, बट एक्टिविटी अगर इंडिया के बाहर हो रही है तो पैसा इंडिया में मिला हो, एक्टिविटी इंडिया के बाहर हो रही है तो पैसा इंडिया में मिला हो, तो उसका आप 10% ले लीजिए, वो नॉन रेजिडेंट का पीजीबीपी का इनकम माना जाएगा करके, ठीक है। तो एक बात समझना, अमाउंट पेड और पेबल ऑन अकाउंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सच सर्विस और फैसिलिटी फॉर दैट पर्पस इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो सर्विस उन्होंने प्रोवाइड की, या फिर अमाउंट रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस और फैसिलिटी फॉर द अफोरसेड पर्पस आउटसाइड इंडिया। तो देखो वो नॉन रेजिडेंट ने रिग मशीन दी, या उसने सर्विस दी, फैसिलिटी दी, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड, प्रोस्पेक्टेशन से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, और उसने या तो मशीन वगैरह दी, रिग मशीन वगैरह, या उसने कोई फैसिलिटी सर्विस दी, तो उसको पैसा, देखो पैसा वर्ल्ड में कहीं भी मिला हो, अगर उसने फैसिलिटी इंडिया में, सर्विस इंडिया में दी, तो या सर्विस इंडिया के बाहर दी लेकिन पैसा इंडिया में मिल रहा है, तो उसका आपको 10% है वो पीजीबीपी का इनकम बनाना है। अब एक और चीज समझना, लास्ट सेक्शन, दैट इज द सेक्शन 44BBB। ये सेक्शन सिर्फ फॉरेन कंपनी पे है। देखो ये जो स्टार्टिंग की 3 सेक्शन थी ना, इसमें नॉन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट था, तो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल वगैरह है वो भी आ जाएगा इसमें, नॉन रेजिडेंट कोई भी आ जाएगा, कोई भी नॉन रेजिडेंट आ जाएगा, लेकिन गाइस इसमें सिर्फ फॉरेन कंपनी लिखा हुआ है। तो देखो फॉरेन कंपनी नॉर्मली नॉन रेजिडेंट ही होती है, तो इनमें फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट दोनों आएगा, लेकिन यहां पे सिर्फ फॉरेन कंपनी है। एक बात समझना, अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में कोई टंकी प्रोजेक्ट कर रही है, टंकी प्रोजेक्ट का मतलब होता है, जैसे आपको पता रहेगा इंडिया में बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, वो मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन बन रही है। अब एक बात समझना, वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, वो मान लो जापान की कंपनी कर रही है, तो जापान की कंपनी को जो पैसा मिलेगा, क्वेश्चन ही आता है इंडिया में कितना इनकम माना जाएगा, इंडिया में कितना इनकम है वो माना जाएगा। तो देखिए
बिजनेस ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन और द बिजनेस ऑफ इरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी या टेस्टिंग और कमिश्निंग देयरऑफ इन कनेक्शन विद द टंकी पावर प्रोजेक्ट। टंकी पावर प्रोजेक्ट जो कि अप्रूव्ड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए, ऐसा कोई टंकी पावर प्रोजेक्ट है, वो कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में कर रही है। एग्जाम्पल के लिए जैसा मैंने आपको बोला बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, अगर मान लो वो अप्रूव्ड है इंडियन गवर्नमेंट से, तो वो जो फॉरेन कंपनी है वो क्या कर रही है, बिजनेस ऑफ द सिविल कंस्ट्रक्शन में है, या फिर द बिजनेस ऑफ द इरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी बनाना वगैरह ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, या टेस्टिंग एंड कमिश्निंग देयर ऑफ उससे रिलेटेड इन कनेक्शन विद द टंकी पावर प्रोजेक्ट दैट इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जितना उसको पैसा मिलेगा उसका 10% है वो इंडिया में पीजीबीपी का इनकम माना जाएगा। लेकिन 10% पीजीबीपी का इनकम आएगा, 10% किसका लेना है, अमाउंट पेड और पेबल ऑन अकाउंट ऑफ सच कंस्ट्रक्शन और इरेक्शन और टेस्टिंग और कमिश्निंग। मतलब इंडिया में जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड जितना पैसा मिलेगा उसका 10% है वो पीजीबीपी का इनकम माना जाएगा। लेकिन गाइस इसमें एक चीज समझना, जैसे मैं स्टार्टिंग की 2 सेक्शन में क्या बोल रहा था कि अगर आप ये 7.5% या 5% से कम बताना चाहते हैं तो नहीं बता सकते, लेकिन इन 2 सेक्शन में बता सकते हैं। 44BB एंड 44BBB में आप कम बता सकते हैं, और कितना कम बता सकते हैं आपकी मर्जी। अगर आप चाहे तो यहां पे आप कम बता सकते हैं, 44BB एंड 44BBB में आप कम बता सकते हैं, लेकिन कम बताओगे तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। तो आप अगर 10% से कम बताना चाहते हैं, आपकी एक्चुअल इनकम है वो पीजीबीपी की इनकम 10% से कम है, तो आप कम बता सकते हैं, लेकिन आपको ऑडिट करानी पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी। तो देखिए क्या दे रखा है यहां पे, लोअर प्रॉफिट में बी क्लेम इन सेक्शन 44BB अंडर सेक्शन 44BBB provided the assessee maintain books of accounts under section 44AA and get it audited under section 44AB। and guys अगर कोई पुराने लॉसेस वगैरह है तो उसको सेट ऑफ कर सकते हैं क्या, तो इन्होंने क्या दे रखा है, देखो if assessee declare income as per this section, अगर इस सेक्शन के हिसाब से इनकम बताता है that is 10%, no set off of unabsorbed depreciation or brought forward losses shall be allowed to the assessee for such previous year। तो पुराने कोई लॉसेस वगैरह सेट ऑफ नहीं हो सकते। अगर आप इनकम इस सेक्शन के हिसाब से बता देते हो, 10% आपका पीजीबीपी का इनकम बताते हो, तो इस पर्टिकुलर केस में आप जो लॉसेस वगैरह है वो सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। डन। अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन है जो इसी साल से आई है, बट इस सेक्शन से रिलेटेड मैं बताऊं ना, अभी तक चीजें नोटिफाई नहीं हुई। सेक्शन जो है वो डाल दी इन्होंने, इसी बजट में डाली है निर्मला सीतारमण जी ने, जो 23 जुलाई 2024 को बजट आया, 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमण जी ने एक नई सेक्शन डाली है, सेक्शन 44BBC करके। और ये सेक्शन किस लिए डाली है पता है, हम चाहते हैं इंडिया में क्रूज बिजनेस चालू हो। क्रूज आपने सुना होगा क्रूज करके, ठीक है, तो क्रूज आपने सुना होगा, क्रूज जैसे आपने एक वो पता है ना, वो शाहरुख खान के लड़के को बेचारे को पकड़ लिया था क्रूज में पार्टी करते हुए, बोलते हैं ड्रग्स ले रहा है और बेचारे को पकड़ के उसको डाल दिया अंदर, फिर वापस बाहर निकाला, अब बोला उसने तो ड्रग्स लिया ही नहीं, तो वो वाला करके, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड क्रूज। क्रूज जो है वो इंडिया में चलते हैं, 2-4 कंपनियां हैं जो इंडिया में क्रूज चलाती है। एक आपने कोरडोलिया क्रूज ऐसा कुछ नाम होता है करके, वो चलाती है। अभी हमारे आकाश सर है वो क्रूज पे गए थे, तो कोची से क्रूज रवाना हुआ और उसने फिर मुंबई छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड क्रूज। तो क्रूज है ना बहुत बड़ा रहता है, मतलब बहुत बड़ी जो क्रूज शिप होती है, और वो क्रूज शिप जो है, या कॉर्डेलिया करके नाम है, हाँ, तो बहुत बड़ी जो क्रूज शिप रहती है उस पे पता है तुमको रेस्टोरेंट भी रहते हैं, अंदर 3-4 रेस्टोरेंट रहते हैं, अंदर जो है वो बार है, बार भी रहता है करके, ठीक है, जब लोग उसके लिए आदी हो उसके लिए। अंदर स्विमिंग पूल रहता है, स्विमिंग पूल वगैरह जो रहता है वो स्विमिंग पूल, उधर बहुत बड़े बड़े 2-3 स्विमिंग पूल भी रहते हैं, क्रूज पे स्विमिंग पूल, सोचो आप इतना बड़ा क्रूज रहता है। एक बार मैं भी गया था, मैं तो भाई इतना दूर नहीं, मुंबई से गोवा पहले चलता था एक क्रूज, दैट इज मुंबई से गोवा, मुंबई रोज जाता था, मुंबई से पिक करता था और गोवा सुबह छोड़ देता था, दैट क्रूज वॉज देयर। तो मैं भी एक बार गया था। तो इंडिया में है ना, हमारे गवर्नमेंट को लगता है कि हम फॉरेन की कंपनियों को ये बोले कि आप इंडिया में आके क्रूज चलाओ करके, ठीक है, क्रूज चलाओ और इंडिया में क्रूज का बिजनेस करो, और हम आपको जो है कुछ बेनिफिट्स वगैरह देंगे। अब वो बेनिफिट्स वगैरह कैसे देंगे, क्या देंगे, वो तो अपन आगे जाके समझेंगे। बट यहां पे अगर कोई नॉन रेजिडेंट कंपनी है इंडिया में क्रूज चला रही है, तो उसको जितना भी पैसा मिलेगा ना, उसका 20% है वो पीजीबीपी का इनकम होगा। जितना भी पैसा मिलेगा उसका 20% है वो पीजीबीपी का इनकम होगा। तो दिस इज द सेक्शन आपकी 44BBC करके, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है, नेचर ऑफ द बिजनेस, इसमें करना क्या है, ऑपरेशन ऑफ द क्रूज शिप, क्रूज शिप जो है वो चलाना है,
अदर कंडीशन ऑफ दिस सेक्शन विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द नोटिफिकेशन। ये इस सेक्शन में ही लिखा है कि इस सेक्शन की बाकी जितनी भी कंडीशंस है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट एक अलग से नोटिफिकेशन लाएगी बाद में सीबीडीटी, और वो नोटिफिकेशन में बताएगी एसएससी कौन होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट। अब एक बात समझना, उसकी प्रिजम्पटिव पीजीबीपी की इनकम कितनी होगी, दैट इज 20% ऑफ द स्पेसिफाइड सम। एंड स्पेसिफाइड सम का मतलब यहां पे एक बात बताऊं, इतना वाहियात सा इन्होंने डेफिनेशन दिया है, मेरे को तो समझ ही नहीं आया पहली बार में ये इन्होंने दिया क्या है। इन्होंने दिया है अमाउंट पेड और पेबल ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर, मतलब कैरेज ऑफ पैसेंजर कर रहे हैं, अमाउंट पेड और पेबल ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर एंड अमाउंट रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर। अरे भाई ये सच में ये लैंग्वेज ऐसी ही है, एक्ट में भी ऐसी ही दे रखी है, फाइनेंस एक्ट में। इन्होंने पहली लाइन में क्या दे रखा है, अमाउंट पेड और पेबल ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर एंड अमाउंट रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर। तो दोनों सेम ही तो हुआ भाई, दोनों चीजें सेम ही तो हुआ। उसमें कोई इनसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया कुछ ऐसा होता तो समझ में आता, दोनों लाइनों का मतलब एक ही तो होता है कि अमाउंट पेड और पेबल ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर एंड अमाउंट रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड ऑन अकाउंट्स ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर। तो भाई अब आप पेड और पेबल बोलो या रिसीव्ड या रिसीवेबल बोलो, सेम ही तो बात होती है करके, ठीक है। उसमें दोनों में मेरे को तो इन लाइन में डिफरेंस नहीं लग रहा है, मैंने डिस्कशन भी किया एक दो लोगों से कि इसका लाइन का मतलब क्या है, बट एक्ट में ऐसे ही दे रखा है। एक्ट में जो है वो एक्ट में ऐसे ही दे रखा है, दैट इज अमाउंट पेड और पेबल ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर, अमाउंट डीम टू। अब उसको लेके क्या होगा ना, आगे जाके जो नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन में क्लैरिटी आएगी कि इसको लेके क्या मतलब होता है इसका, ठीक है बेटा। आप लोअर प्रॉफिट बता सकते हो, आंसर इज नो, आप लोअर प्रॉफिट नहीं बता सकते। इसमें लोअर प्रॉफिट नहीं बता सकते, आपको जो है वो 20% है वो अपना पीजीबीपी का इनकम बताना ही पड़ेगा। एंड गाइस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है वो आप सेट ऑफ कर सकते हो, आंसर इज यस, आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह है वो आप सेट ऑफ कर सकते हो करके, ठीक है। अब एक बात समझना, तो कुल मिला के मेरे को ये जो लैंग्वेज है इस लैंग्वेज का समझ में नहीं आया, बट आगे जाके नोटिफिकेशन आएगा, गवर्नमेंट ने बोला है वी विल इशू द नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन से इसमें जो क्लैरिटी, क्योंकि आप अगर इस सेक्शन को देखोगे ना, मैं आपको बताऊं, देखो ये रहा तुम्हारा फाइनेंस एक्ट, और ये जो फाइनेंस एक्ट है, इस एक्ट में यहां पे जो ये सेक्शन डाली है दैट इज द 44 बीबीसी, इसमें यही लिखा हुआ है कि अमाउंट रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 शैल बी द फॉलोइंग। आपको 20% लेना है, ये 20% लेना है, बट कौन से अमाउंट का, द अमाउंट पेड और पेबल टू द एसएससी और एनी पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ द एसएससी फॉर कैरेज ऑफ पैसेंजर। मतलब एसएससी को जो पैसा मिलता है, यही वाली बात हुई, एसएससी को जो पैसा मिल रहा है, मतलब जो नॉन रेजिडेंट क्रूज चला रहा है उसको जो पैसा मिल रहा है, एंड अमाउंट रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द एसएससी ऑन अकाउंट्स ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर। तो मेरे को तो इन दोनों लाइनों जो है, मेरे को तो ये दोनों लाइनें सेम ही लग रही है, मेरे को तो इन दोनों लाइनों में कोई फर्क नहीं लग रहा, बट दिस इज द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट में ऐसा ही दे रखा है, सेक्शन 44 बीबीसी ये पास हो गया एक्ट करके, प्रेसिडेंट साहिबा ने साइन भी कर दिए है, ये फाइनेंस एक्ट 2024 है। अब इसमें भी ऐसा ही दे रखा है, तो मैंने तो बुक में भी ऐसा ही लिया है। अब इसका मतलब क्या होगा, कुल मिला के मेरा मानना यह है कि इसका मतलब ये होगा कि जो क्रूज चला रहा है उसको जितना भी पैसा मिलेगा, जो क्रूज चला रहा है उसको जितना भी पैसा मिलेगा, वो पैसे का 20% पीजीबीपी का इनकम बताना है करके, ठीक है। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, मैंने आपको 5 सेक्शन बताई और वो पांचों सेक्शन को एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, मैं पांचों सेक्शन को मैं रिवाइज करा रहा हूं। इधर देखिए कौन कौन सी पांचों सेक्शन थी। तो गाइस बाबू मैं पांचों सेक्शन को, चलिए किसी को अगर इसमें लग रहा है कि दोनों लाइनों में डिफरेंस है तो हो सकता है, बट मेरे को तो नहीं लगा, मैंने तो दिमाग लगाया, मेरे को तो दोनों में डिफरेंस नहीं लगा, बट अगर दोनों में डिफरेंस आपको लग रहा है तो अच्छी बात है। चलिए अब एक बात समझना, ऑल पीपल पे अटेंशन, हमने 5 सेक्शन पढ़ी, कौन कौन सी, तो मैं बताऊं, मैं पांचों सेक्शन को यहां रिवाइज करा रहा हूं। सेक्शन नंबर कौन सी है, तो सेक्शन 44B, 44BBA, 44BB, BBB एंड 44BBC करके, ये आपकी 5 सेक्शन है जो कुछ नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड है। अब एक बात समझना, इधर देखो, हम ही बोलेंगे अनुष्का बाबू, और कौन ही बोलेगा तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ रेगिस्तान है मुझे पता है, ठीक है। इधर देख लो, तो ये सेक्शन किस किस पे है, तो अगर मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी में देखो, इस सेक्शन में नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, यहां पे लिखा हुआ है फॉरेन कंपनी और यहां पे लिखा है नॉन रेजिडेंट, ठीक है। एसएससी करता क्या है, तो एसएससी
का बिजनेस कौन सा होना चाहिए? तो बिजनेस में पहला शिपिंग बिजनेस है, पहला जो है ये आपका शिपिंग बिजनेस है करके, ठीक है। पहला जो है ये आपका शिपिंग बिजनेस है, दूसरा आपका एयरलाइंस बिजनेस है, तीसरा जो है दैट इज आप क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं या फैसिलिटी दे रहे हैं। 4, या फिर आप प्लांट एंड मशीनरी दे रहे हैं, किसके लिए? दैट इज अगर आप प्रोस्पेक्टेशन, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ द मिनरल ऑयल में है, उनको ऑयल्स। फॉरेन कंपनी, एक ये वाला जो था वो टंकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड था, टंकी प्रोजेक्ट। एंड गाइस लास्ट वाला जो था दैट इज आपका क्रूज चला रहे हो। क्या चला रहे हो? क्रूज चला रहे हो, क्रूज शिप के ऑपरेटिंग बिजनेस में है। आपका पीजीबीपी का इनकम कितना माना जाएगा? तो पीजीबीपी का इनकम इसमें 7.5% है, इसमें आपका 5% है, इसमें आपका 10% है, इसमें आपका 10% है, और लास्ट वाले में, क्रूज वाले में आपका 20% है। बट लास्ट वाले से रिलेटेड जो है वो कुछ ना कुछ कंडीशंस और सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, वो आएगी नोटिफिकेशन के थ्रू, अभी तक नहीं है। चलिए, उसके बाद में क्या आप लोअर प्रॉफिट बता सकते हो? लोअर प्रॉफिट बताने का आपके पास ऑप्शन है क्या? तो मैं बताऊं, नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी के केस में यहां पे नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। बट इन दोनों में अगर है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा एंड आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका समराइजर हो गया पांचों सेक्शन का। अगर हो गया हो तो बोलो डन, पानी पीते हैं और उसके बाद आगे पढ़ना चालू करते हैं। अक्षिता, ऐसा नहीं है बेटा। चलिए, चलिए डन। अब एक बात समझना, अपन एक और बहुत ही प्यारी सेक्शन पढ़ना चालू करते हैं, और वो प्यारी सेक्शन कौन सी है? इधर देखिए बेटा। हाँ, अभी जो मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद आपको ओपन में मिलेगा, ठीक है। अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूं इसके बाद का पूरा जो है वो आपको ओपन में मिलेगा, तो डोंट वरी। अगर किसी को ऑफिस के लिए जाना है तो चले जाइए। श्रुति, यस यस। चलिए, अब एक बात समझना, अब अपन एक और सेक्शन पढ़ने वाले हैं, और ये सेक्शन तो भाई साहब आपने पढ़ रखी है बहुत अच्छे से इंटरमीडिएट में। चलिए, तो हम एक सेक्शन प्रिजम्पटिव बेसिस पढ़ने वाले हैं, दैट इज द सेक्शन 44AE। पहले पढ़ लेते हैं 44AE। 44AE जो है सेक्शन, पहली चीज सर ये सेक्शन कहां लगेगी, किसको लगेगी? तो सबसे पहले मैं बता दूं, 44AE जो सेक्शन है ये लगती है ऑल एसएससी को। ऑल एसएससी का मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सबके लिए, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, सबके लिए। ये सेक्शन क्या बोलती है कि गाइस अगर आप ट्रांसपोर्टर हो, ट्रांसपोर्टर का मतलब होता है आप प्लाइंग या फिर हायरिंग या लीजिंग ऑफ द गुड्स कैरियर्स के बिजनेस में हो। इन सिंपल वर्ड, आप अगर ट्रांसपोर्टर हो, क्या हो? ट्रांसपोर्टर हो। एंड गाइस अगर आप ट्रांसपोर्टर्स हो एंड आपके पास में मैक्सिमम 10 व्हीकल होने चाहिए, मैक्सिमम 10 व्हीकल्स होने चाहिए, तो आप अपना पीजीबीपी का इनकम इस सेक्शन के हिसाब से बता सकते हैं। मैक्सिमम 10 व्हीकल, अगर किसी भी दिन 11 व्हीकल हो गए तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। तो ऑल एसएससी, और ऑल एसएससी जो है वो आपका ट्रांसपोर्टर होना चाहिए। आप ट्रांसपोर्टर हो,
ट्रांसपोर्टर का मतलब आप क्या हो, या तो प्लाइंग करते हो मतलब खुद के व्हीकल चला रहे हो, या हायरिंग के बिजनेस में हो, या लीजिंग ऑफ द गुड्स कैरियर्स व्हीकल, आपके गुड्स कैरियर्स व्हीकल है वो उसको आपने किसी को लीज पे दे दिया, लीजिंग का काम है। तो देखो आप या तो ट्रांसपोर्टर हो, प्लाइंग, हायरिंग या लीजिंग, आप गुड्स कैरियर्स के बिजनेस में हो तो गाइस, और आपके पास किसी भी टाइम साल में 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं हो सकते, मैक्सिमम 10 व्हीकल हो सकते हैं। आपके पास 10 से ज्यादा ट्रक नहीं होने चाहिए, 10 या उससे कम ट्रक है तो आप ये सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। अब एक बात समझना, इसमें आप पीजीबीपी का इनकम कितना बताएंगे? तो देखो इसमें अगर आप ये सेक्शन लेते हैं तो आपको पीजीबीपी का इनकम बताना पड़ेगा दो केस। सबसे पहले अगर कोई हैवी व्हीकल है, अगर आपके पास में हैवी व्हीकल है, अब आप बोलोगे हैवी व्हीकल किसको बोलते हैं सर? हैवी व्हीकल का मतलब ऐसा व्हीकल कि जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट जो है, ग्रॉस व्हीकल वेट जो है वो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 12 टन से ज्यादा है, 12 टन से ज्यादा है, उसको बोलेंगे हैवी व्हीकल। हैवी व्हीकल मतलब ऐसा व्हीकल या ऐसा ट्रक जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट है वो आपका 12 टन से ज्यादा है। ग्रॉस व्हीकल वेट किसको बोलते हैं? एक तो ट्रक का वेट होता है और उसके ऊपर जब सामान को लोड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ग्रॉस व्हीकल वेट। तो ग्रॉस व्हीकल वेट आपके आरसी बुक में लिखा होता है। जब भी ट्रक का रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्री कराते टाइम उस आरसी बुक में लिखा होता है, एक होता है अनलडेन वेट। अनलडेन वेट का मतलब होता है कि सिर्फ ट्रक का वेट कितना है, और एक होता है ग्रॉस व्हीकल वेट कि आप उस पे लोड कितना टोटल कर सकते हैं, टोटल ग्रॉस व्हीकल वेट कितना हो सकता है। तो ग्रॉस व्हीकल वेट अगर 12 टन से ज्यादा है, 12 टन का मतलब होता है 12,000 किलोग्राम से ज्यादा है। अगर आपका यहां पे 12 टन का मतलब होता है कि 12,000 केजीज है, उससे ज्यादा है ग्रॉस व्हीकल वेट, तो उसको बोलेंगे हैवी व्हीकल। अब एक बात समझिए, हैवी व्हीकल के केस में आपको क्या करने का, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हैवी व्हीकल के केस में आपका पीजीबीपी का इनकम बनेगा ₹1,000 पर टन। मींस आपको क्या लेना है, ₹1,000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट, ₹1,000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर पर व्हीकल। तो देखिए मैंने क्या बोला, आपका पीजीबीपी का इनकम कितना बताना है? पीजीबीपी का इनकम बताना है ₹1,000 पर टन लीजिए, ग्रॉस व्हीकल वेट पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पर व्हीकल। मींस हर व्हीकल का अगर ग्रॉस व्हीकल वेट 12,000 केजी से ज्यादा है, मतलब हैवी व्हीकल है, तो आप एक काम करिए, 1 टन का ₹1,000 इनकम होगा। 1 टन का ₹1,000 आपका इनकम होगा पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर पर व्हीकल। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये अपना एक ट्रक है, ये जो है ये हमारा एक ट्रक है। अब एक चीज समझना, ये जो ट्रक है ये हमारा एक ट्रक है, और ये जो ट्रक है, अब ये ट्रक है, इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है वो मान लो 25 टन है, 25 टन है, 25 टन से। तो ग्रॉस व्हीकल वेट मैं बोल रहा हूं 25 टन से, तो आपका इनकम कितना होगा? 1 टन का ₹1,000, तो 25 टन का आपका हो जाएगा 25,000। 25 टन का आपका ₹25,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। मींस एक महीने का आपका 25,000 है वो इनकम हो जाएगा एक ट्रक का। तो देखिए मैंने क्या बोला, हैवी व्हीकल किसको बोलेंगे? ऐसा व्हीकल जिसमें ग्रॉस व्हीकल वेट 12 टन से ज्यादा है, 12,000 केजी से ज्यादा है, उसका इनकम कितना होगा? ₹1,000 पर टन ऑफ द ग्रॉस व्हीकल वेट पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पर व्हीकल। एंड गाइस, अगर आपके पास कोई अदर व्हीकल है, अदर व्हीकल का मतलब होता है एग्जामिनर आपको दे सकता है मीडियम व्हीकल या स्मॉल व्हीकल, छोटा सा, एक छोटा हाथी है टाटा एस करके, छोटा हाथी करके, ठीक है, दैट इज अदर व्हीकल। तो अदर व्हीकल के केस में आपको क्या करने का पता है? सीधा आपका इनकम बनेगा ₹7,500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, मींस पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पर व्हीकल। मींस हर व्हीकल का ₹7,500 है वो आपका पर मंथ का इनकम बनेगा। अब इसमें कितना टन है उससे मतलब नहीं, 10 टन है, 11 टन है, ठीक है, 7 टन है, 8 टन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक व्हीकल का एक महीने का इनकम ₹7,500 लेना है।
लेकिन गाइस अगर हैवी व्हीकल है तो पर टन का आपको 1000 रुपीज है वो आपको लेना है। अगर हैवी व्हीकल है तो पर टन का 1000 लीजिए, अदर व्हीकल है तो सीधा एक काम करो, सीधा 7500 रुपया आपको पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इनकम लेना है। अब यहां पे एक चीज समझना, ये जो इनकम आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे कैलकुलेट करोगे ना, वो प्रिजम्पटिव बेसिस पे कैलकुलेट करते टाइम एक दो चीजें ध्यान देनी है। पहली चीज तो पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ बोला हुआ है, इसका मतलब अगर आपने कोई व्हीकल है वो मान लो 19 ऑफ दिसंबर 2024 को खरीदा, तो इसमें दिसंबर मंथ को भी कंसिडर करना है। आप बोलोगे इसमें दिसंबर मंथ के तो अपने पास 12 डेज ही है, तो भी क्या कंसिडर करेंगे? आंसर इज यस। अगर 12-13 डेज है, पार्ट ऑफ द मंथ को फुल मंथ मानना है, कैलेंडर मंथ देखना है, और अगर कैलेंडर मंथ में एक भी दिन है तो उसको पूरा महीना मान लो, उसको जो है वो पूरा महीना मान लो। मींस अगर कैलेंडर मंथ है, वो कैलेंडर मंथ में आपका एक भी दिन है करके, ठीक है, तो आप एक काम करिए, उसको जो है वो पूरा मंथ मान लीजिए, तो दिसंबर मंथ है वो पूरा ले लेंगे। अब एक और चीज समझना गाइस, इसमें जो है ना पुट टू यूज का कंडीशन नहीं है, इसमें पुट टू यूज का कंडीशन नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने क्या किया, ये जो ट्रक है ये मैंने परचेज किया, वो मैंने सपोज 23 अक्टूबर 2024 को किया, इस दिन को मैंने परचेज किया, और मैंने बोला कि मैं इसको पुट टू यूज दिवाली के दिन से करूंगा। जो दिवाली है वो दिवाली को पुट टू यूज करूंगा, तो मैंने 2 नवंबर 2024 को मान लो दिवाली थी, मैंने उस दिन पुट टू यूज किया, तो इनकम कैलकुलेट करते टाइम क्या अक्टूबर भी लेंगे या नहीं लेंगे? आंसर इज यस, बिल्कुल लेंगे। यहां पे पुट टू यूज का कंडीशन नहीं है। आप पुट टू यूज कब करते हो उससे कोई मतलब नहीं, आप अगर ओन करते हो तो आपका ये इनकम आ जाएगा। अगर आप ओन करते हो तो आपका ये इनकम आ जाएगा, आप उसको पुट टू यूज कब करते हो उससे कोई मतलब नहीं। एक पहले केस लो आया था जिसमें 2 महीने के लिए ट्रक गैरेज में था, 2 महीने के लिए जो ट्रक है वो ट्रक गैरेज में था 2 महीने के लिए, ठीक है, और 2 महीने के लिए गैरेज में था रिपेयरिंग के लिए, तो क्या वो 2 महीने का भी इनकम लेना पड़ेगा? आंसर इज यस, बिल्कुल लेना पड़ेगा। वो 2 महीने का भी आपको इनकम लेना पड़ेगा, जब वो ट्रक गैरेज में है तो भी आपको इनकम है वो लेना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, मैं बोल रहा हूं कि कोई भी एसएससी अगर ट्रक है उसके पास एंड ही इज अ ट्रांसपोर्टर, मींस प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरियर्स के बिजनेस में, गुड्स कैरियर्स में जेसीबी मशीन नहीं आएगी, गुड्स कैरियर्स में नॉर्मली ट्रक वगैरह है वो आएंगे, ठीक है। किसी ने बोला जेसीबी आएगी क्या, तो गुड्स कैरियर्स में मेरे हिसाब से जेसीबी नहीं आनी चाहिए, गुड्स कैरियर्स की बात हो रही है। तो गुड्स कैरियर्स किसको बोलते हैं? जो ट्रक वगैरह होते हैं उनकी बात हो रही है। अब एक बात समझना, इसमें एक डाउट यह आता है कि सर अगर कोई एसएससी मान लो इस सेक्शन के हिसाब से अपनी इनकम बता देता है, तो सर क्या उसको फिर सेक्शन 30 से लेके और 37 के जो एक्सपेंसेस की आप बात करते हो बार बार, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर, डेप्रीशिएशन एंड ऑल, जो 30 से 37 के खर्चे हैं, क्या वो अलाउ हो जाएंगे? आंसर इज नो, वो अलाउ नहीं होंगे। ये मान लिया जाएगा इट इज डीम टू बी अलाउड, ये मान लिया जाएगा कि ये डीम टू बी अलाउड है, ये मान लिया जाएगा कि ये डीम टू बी अलाउड है करके, ठीक है, ये डीम टू बी अलाउड है, ये मान लिया जाएगा, ये डीम टू बी अलाउड आपका हो गया। तो भाई साहब वापस से आपको कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये जो इनकम बनेगी दैट इज योर पीजीबीपी का इनकम, ये जो इनकम है ये आपका पीजीबीपी का इनकम हो जाएगा करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, सर अगर कोई एसएससी इस सेक्शन के हिसाब से इनकम बता देता है, अगर कोई गुड्स कैरियर्स के बिजनेस में है और इस सेक्शन के हिसाब से अपना इनकम बता देता है, तो गाइज उसको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना, एज वेल एज उसको अपनी ऑडिट भी कराने की जरूरत नहीं है। अगर वो इस सेक्शन के हिसाब से अपना इनकम बता देता है तो बेटा उसको ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, ना ही उसको ऑडिट करानी है। लेकिन सर जो यहां पे इनकम बोला हुआ है 1000 पर टन ऑफ द ग्रॉस व्हीकल वेट और 7000 पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ फॉर द अदर व्हीकल, सर एक बात बताइए, अगर इससे कम इनकम बताते हैं तो, अगर आप इससे कम इनकम बताते हैं मींस आप जो है वो इनकम इससे कम बताना चाहते हैं, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। लेकिन अगर आप कम इनकम बताते हैं तो फिर आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा और उसका ऑडिट कराना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से। अगर आप ये सेक्शन ले लेते हो तो दिक्कत ही नहीं है, ना बुक्स बनानी है ना ऑडिट करानी है। लेकिन अगर आप कम इनकम बताते हो तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा और उसकी ऑडिट भी करानी पड़ेगी करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, मैंने आपको क्या बोला कि गाइस ये जो आप इनकम इस सेक्शन में बताते हो इसके सामने कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, मींस दिस इज योर ग्रॉस इनकम।
ये जो है ये आपका ग्रॉस इनकम है, मतलब ये पीजीबीपी का इनकम हो गया करके, ठीक है। इसके सामने कोई खर्चे का डिडक्शन वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन गाइस इसके सामने एक डिडक्शन मिलेगा, जो कि पार्टनरशिप फर्म जो होती है, और फर्म आपको पता है अपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट देती है, तो फर्म जो है वो अपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट देती है। वो रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट 40 क्लॉज बी में अलाउ होता है। सेक्शन 40 क्लॉज नंबर बी करके जो होता है उसमें ये लिमिट क्या है कैसे है अपन पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। तो पार्टनरशिप फर्म जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे 40 बी की एक लिमिट्स होती है। वो लिमिट्स क्या होती है कि इंटरेस्ट है वो 12% तक अलाउ होगा, रेम्यूनरेशन है वो बुक प्रॉफिट बेसिस पे अलाउ होगा। पहले 6 लाख तक के बुक प्रॉफिट पे 90% और 3 लाख विच एवर इज हायर बैलेंस बुक प्रॉफिट पे आपको 60% लेना है, अमेंडमेंट हुआ है उसमें। तो गाइस एक बात बताऊं, ये जो है ना चीज ये अलाउ होगी, मींस जो आपकी पीजीबीपी की इनकम आएगी उस पीजीबीपी की इनकम के सामने आप जो ये रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट देते हो अपने पार्टनर को ये अलाउ हो जाएगा, इसका आप डिडक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस सेक्शन 30 से 37 के खर्चे वो अलाउ नहीं होंगे, वो ये माने जाएंगे डीम टू बी अलाउड हो चुके हैं, वो ये माने जाएंगे कि ये ऑलरेडी डीम टू बी अलाउड हो चुके हैं, इट इज ऑलरेडी डीम टू बी अलाउड, ये ऑलरेडी डीम टू बी अलाउड हो चुके हैं और बेटा ये अलाउ हो जाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपको हर साल डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा। अलाउ नहीं होगा डेप्रीशिएशन बट कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा, डब्ल्यूडीवी चालू रहनी चाहिए। याद है मैंने बताया था डेप्रीशिएशन इज मैंडेटरी, डेप्रीशिएशन कैलकुलेशन इज मैंडेटरी, तो आपको डेप्रीशिएशन है वो कैलकुलेट हमेशा करते रहना पड़ेगा, भले वो डेप्रीशिएशन अलाउ नहीं हो रहा, क्योंकि सेक्शन 30 से 37 के खर्चे तो अलाउ नहीं होंगे, डेप्रीशिएशन अलाउ नहीं होगा, बट आपको ब्लॉक को जिंदा रखना पड़ेगा। मींस हर साल आपको जो डेप्रीशिएशन है वो कैलकुलेशन जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी साल अगर मान लो ये सेक्शन नहीं मिली तो फिर आप ज्यादा डेप्रीशिएशन ले लोगे ना, तो आप ज्यादा डेप्रीशिएशन ले लोगे ना, इसके लिए आपको डेप्रीशिएशन कैलकुलेशन है वो चालू रखना पड़ेगा। आपको डेप्रीशिएशन अलाउ नहीं होगा बट डेप्रीशिएशन कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड, वो आपको कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए अब एक काम करिए आप लोग, एक और चीज समझना गाइस, अगर हम सेक्शन देखते हैं, मैंने कहां पढ़ा ली ये सेक्शन, इंटर वाले नोटबुक में पढ़ा ली क्या बेचारों की? ओ भाई साहब, मैंने बेचारों इनकम इंटर वालों का जो नोटबुक था उसमें पढ़ाया। ये इंटर वाले बेचारे कभी देख ले के बोले ये क्या पढ़ाया है हमको, तो यहां से हम इसको कट करते हैं और आपके वाले क्लास नोट्स में इसको पेस्ट करते हैं। तो गाइस यहां पे चलिए अब इधर देखिए आप लोग, आपकी बुक में देखिए क्या दे रखा है। आपकी बुक में सेक्शन 44A। अब एक बात समझना, यहां पे ए एसएससी एंगेज्ड इन द प्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ सच गुड्स कैरियर्स। गुड्स कैरियर्स मतलब पैसेंजर वाला नहीं, गुड्स कैरियर्स होने चाहिए उसके पास। प्लाइंग मतलब खुद चला रहा है, लीजिंग कर रहा है, हायरिंग कर रहा है करके, ठीक है। दैट इज लीजिंग मतलब आपके पास व्हीकल थे, आपने किसी को दे दिए, वो चला रहा है, ठीक है, तो भी चलेगा, आप ये सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हो। अब इसमें एक चीज समझना, हैवी गुड्स व्हीकल के केस में क्या दे रखा है, 1000 पर टन ऑफ द ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट। अब आप बोलोगे सर यहां तो ग्रॉस व्हीकल वेट भी दे रखा है और अनलेडन वेट भी दे रखा है। एक चीज समझना, यहां ग्रॉस व्हीकल वेट भी दे रखा है और अनलेडन वेट भी दे रखा है, तो ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट में फर्क क्या है? देखो जब कोई ट्रक होता है ना, जैसे ये तुम्हारा ट्रक है, ये ट्रक जो खाली है, ये ट्रक जो खाली है, दिस इज कॉल्ड योर, ये जो ट्रक है ये ऐसा ट्रक है, दिस इज कॉल्ड योर अनलेडन वेट। इसका जो वेट है इसको बोलेंगे अनलेडन वेट। लेकिन गाइस जब इस पे सामान वामान डालेंगे और इसको पूरे का वेट है उसको बोलेंगे ग्रॉस व्हीकल वेट। अब देखो एक्ट में कैसे दे रखा है कि आपको 1000 पर टन लेना है, ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट। आप बोलोगे सर जब दोनों ही दे रखा है, ग्रॉस व्हीकल वेट भी दे रखा है, अनलेडन वेट भी दे रखा है, तो हम किसका लेंगे फिर? तो गाइस एक बात बताओ, इसको लेके फिर एक क्लेरिफिकेशन आया और सीबीडीटी ने क्लेरिफाई किया कि हमेशा आपको, आप तो बोलोगे हम तो अनलेडन वेट का ही लेंगे क्योंकि कम आएगा वो, हमेशा आपको क्या करना है, ग्रॉस व्हीकल वेट का ही लेना है। लेकिन अगर किसी आरसी बुक में ग्रॉस व्हीकल वेट नहीं दे रखा, अगर किसी आरसी बुक में ग्रॉस व्हीकल वेट नहीं दे रखा तो फिर आपको अनलेडन वेट लेना है। अगर ग्रॉस व्हीकल वेट नहीं दे रखा तो फिर आपको अनलेडन वेट लेना है, अदरवाइज आपको ग्रॉस व्हीकल वेट ही लेना
है करके, ठीक है। चलिए अब एक काम करिए, आप लोग इसको पूरा रीड करिए और रीड करने के बाद आपके जितने भी 9 नोट्स दे रखे हैं, 9 नोट्स, वो 9 नोट्स को रीड करिए और रीड करने के बाद आपके कंपाइलर पे जाइए और कंपाइलर में से फटाफट आप क्वेश्चन नंबर 25 कर लीजिए। फटाफट आप क्वेश्चन नंबर 25 है वो कर लीजिए करके, ठीक है। आप ध्यान देना, मैंने डेट सही लिखी हुई है, ये लास्ट ईयर की डेट है, लास्ट ईयर में आपने खरीदा था, ये आपने इस साल में खरीदे और आप कैलकुलेट करिए अपना इनकम का क्वेश्चन नंबर 25। तो पहले आप रीड कर लीजिए प्रोविजन को, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए।
डन पीपल, बोलिए डन। एक बार हो गया हो तो बोलिए डन। डन। किसी ने पूछा जो लीज पे ले रहा है उस पे ये सेक्शन लगेगी नहीं लगेगी, बिकॉज ही इज नॉट ओन द व्हीकल ना, क्योंकि ये सेक्शन जो तभी लगती है जब आप व्हीकल ओन करते हैं, आप ओनर होने चाहिए उस व्हीकल के, बिकॉज यहां पे ओन वर्ड लिखा हुआ है, तो व्हीकल ओन करते हैं तो ये सेक्शन लगेगी। देखो मेरे पास व्हीकल थे, मैंने किसी को लीज पे दे दिए, तो मैं ये सेक्शन का बेनिफिट ले सकता हूं, लेकिन वो बंदा नहीं ले सकता, बिकॉज दैट पर्सन नॉट ओन द व्हीकल ना। अच्छा, किसी ने मुझे ये बोला, एक बात बताओ, किसी ने मुझे ये बोला कि अगर कोई भी व्हीकल ऐसा है जिसका व्हीकल वेट जो है वो मान लो ऐसा आपको एग्जामिनर दे दे कि 16,500 केजीज है, तो आपको कितना लेना है? एक बात बताओ, 16,500 केजीज है तो आपको कितना लेना है? तो 16,500 लेंगे, सीधी सी बात है। 16,500 रुपीज इनकम ले लीजिए आप। तो अगर मान लो एग्जामिनर ऐसा देता है कि 16,500 केजी का है, या फिर आपको दे दे कि 29,700 केजीज का एक व्हीकल है, ग्रॉस व्हीकल वेट है, वो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो आपका 29,700 केजीज है, तो आप एक काम करिए ना, 29,700 है वो आपका इनकम हो जाएगा। 29,700 है वो आपका इनकम हो जाएगा, ऐसा आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए। तो आई थिंक मनसा आपका डाउट क्लियर है। सर्विस 4 बार बोल चुका हूं और वापस क्या बोलूंगा क्या? चलिए अब एक बात समझना, चलो अब अपन एक काम करते हैं, हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मुझे पता है आज आप एग्जॉस्ट हो गए हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं वो आपने पढ़ी है, तो आज आप एग्जॉस्ट हो गए हो, आई नो दैट, आई फील। ठीक है, तो कुछ हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डोंट वरी करके। ठीक है, सेल ऑफ व्हीकल कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है? सेल ऑफ व्हीकल पे क्या होगा वो डिपेंड करेगा दूसरी चीजों पे, बट जिस मंथ में सेल किया उस मंथ की इनकम आएगी। आंसर इज यस। अगर एक भी दिन उस मंथ में है तो उस मंथ की इनकम आएगी, सीधी सी बात है। ऑफिस सॉफ्टवेयर राउंड अप करता है करके, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, ऑफिस का अब इसमें देखो कई क्लैरिटी नहीं है, बट अगर आप आईटीआर में जाके देखोगे, आप आईटीआर में जो इनकम टैक्स की वेबसाइट जो है उनकी जो यूटिलिटी है ना, वो यूटिलिटी में कैसा है, अगर आप 10,500 केजीज डालोगे तो वो 16,500 केजीज डालोगे तो वो 16,500 ले रहा है, या फिर जैसे मान लो आपने 29.7 टन डाला तो वो 29,700 ले रहा है करके। ठीक है, चलिए डन। अब अपन कुछ हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, डोंट वरी, मैं ज्यादा डिफिकल्ट वाले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा भी नहीं आज। चलिए 44 एडी कर लेंगे, 44 एडी और एडीए कर लेंगे, क्योंकि इसको लेके फिर कल आपके बहुत सारे डाउट हो सकते हैं, तो 44 एडी एडीए कर लेंगे। आज आप लोग है ना एक सेक्शन होमवर्क में पढ़ के आओगे, एक सेक्शन है, मैं होमवर्क दे रहा हूं सिर्फ, ये सेक्शन आप होमवर्क में पढ़ के आओगे, 44AA। तो 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसको बनानी पड़ती है हमारे इनकम टैक्स में, इसको आप होमवर्क में लेके आओगे, होमवर्क में पढ़ के आओगे। तो 44AA है वो आप होमवर्क में करके आएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में 44AB है वो कल पढ़ेंगे, टैक्स ऑडिट किसको करानी पड़ती है, एडी अपन कल पढ़ेंगे, डोंट वरी, मैं कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो आज मैं थोड़ा हल्का हल्का कुछ एक दो सेक्शन और ले लेता हूं। ठीक है, अक्षिता एक दो हल्की हल्की सेक्शन लेते हैं, हल्की फुल्की करके, दैट इज द सेक्शन 44C। एक बात समझना, 44C क्या बोलती है आपको पता है? जैसे अपन एक एग्जांपल लेते, समझने की कोशिश करना। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये फॉरेन में एक यूएसए का कंपनी है, और यूएसए का कंपनी है दैट इज द कैन आईएनसी। कैन आईएनसी यूएसए का कंपनी है। अब ये यूएसए का कंपनी जो है कैन आईएनसी, इसका इंडिया में ब्रांच है, इंडिया में जो है वो ब्रांच है, इंडिया में ब्रांच है। तो ब्रांच जब होता है ना, तो देखो ब्रांच, और देखो ब्रांच जो होती है वो ब्रांच अल्टीमेटली फॉरेन कंपनी ही मानी जाएगी। ये फॉरेन कंपनी है कैन आईएनसी जो फॉरेन यूएसए में है, इसका इंडिया में एक ब्रांच है, मुंबई में एक ब्रांच है। अब गाइस जो मुंबई का ब्रांच होता है ना, वो ब्रांच फॉरेन कंपनी ही मानी जाएगी, क्योंकि फॉरेन कंपनी का ही एक ब्रांच इंडिया में है ना, तो ये ब्रांच जो होती है वो फॉरेन कंपनी होती है। अब एक बात बताओ, आपको पता है बहुत बार जो कंपनी रहती है, जो हेड ऑफिस है, मतलब ये हेड ऑफिस है और ये तुम्हारी ब्रांच है, तो हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच को कुछ अलोकेटेड एक्सपेंडिचर देता है, दैट इज कॉल्ड ब्रांच अलोकेशन एक्सपेंडिचर। आपके जो है वो ब्रांच अलोकेटेड एक्सपेंडिचर, या जिसको ब्रांच अलोकेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं।
तो क्वेश्चन ये आता है कि सर जो ब्रांच है इंडिया में, वो ब्रांच इंडिया में अपना पी&एल बनाएगी, और जब इंडिया में अपना पी&एल बनाएगी तो डेबिट साइड में सर यहां के एचओ के खर्चे कितने अलाउ होंगे? एचओ जो होता है वो हर ब्रांच को एक अलोकेटेड देता है, खर्चा देता है। जो हेड ऑफिस के कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं जैसे प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड ऑल, एडमिन के खर्चे जो एचओ के होते हैं वो हर ब्रांच को अलोकेट करता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर जब ये ब्रांच जो है वो इंडिया में पी&एल बनाएगी तो कितने एचओ के एक्सपेंसेस यहां पे अलाउ होंगे? एचओ के यहां कितने एक्सपेंसेस है वो अलाउ होंगे? तो समझने की कोशिश करना, इसको लेके सेक्शन 44C है वो हमारे इनकम टैक्स में बना रखी है। देखिए, टैक्सेशन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी का इंडिया में ब्रांच है जिसको हम हेड ऑफिस एक्सपेंसेस इंडिया में कितना अलाउ होगा? तो देखिए, द इनकम ऑफ द ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनी शैल बी कंप्यूटेड एज पर सेक्शन 28 to 44D के हिसाब से निकालो, मतलब ब्रांच की इनकम नॉर्मल पीजीबीपी प्रोविजन से निकाल दो। द एचओ एक्सपेंसेस शैल बी अलाउड एज फॉलोज, एचओ का एक्सपेंसेस कितना अलाउ होगा? पहला इज 5% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, मतलब इस ब्रांच की जो इनकम है उसका 5% और अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इन द नेचर ऑफ एचओ एट्रीब्यूटेड टू द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ असेसी इन इंडिया, मतलब एचओ ने जितना खर्चा इंडियन ब्रांच को अलोकेट किया विच एवर इज लोअर। तो मैंने क्या बोला? 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम या एक्चुअल एचओ का एक्सपेंसेस कितना ब्रांच को अलोकेट किया, विच एवर इज लोअर है उतने का आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन फिर आपका क्वेश्चन रहेगा, आप बोल रहे हो सर 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम, तो एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या होगा? तो एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब होता है, आप एक काम करो, सबसे पहले आप एक काम करो कि ब्रांच का टोटल इनकम ले लो, दैट इज एडजस्टेड टोटल इनकम मींस टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ द ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रीशिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड फैमिली प्लानिंग के एक्सपेंडिचर वगैरह को अभी तक एडजस्ट मत करो, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को एडजस्ट मत करो, एंड डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 को एडजस्ट मत करो। तो इन सिंपल वर्ड में एक बात बताऊं, आप एक काम करो, मैंने बोला 5% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, तो एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए आप एक काम करो, पहले ग्रॉस टोटल इनकम ले लो उस ब्रांच का। तो ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो ग्रॉस टोटल इनकम जो है, ग्रॉस टोटल इनकम कौन सा आता है? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से पहले वाला। और वो ग्रॉस टोटल इनकम में भी ध्यान रखो, पुराने अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन, पुराने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, उसका इफेक्ट मत दो। पुराने अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन, पुराना अगर फैमिली फैमिली प्लानिंग का कोई एक्सपेंडिचर है या पुराना जो तुम्हारा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है उसका इंपैक्ट देने, मतलब उसको सेट ऑफ करने से पहले, मतलब इन सिंपल वर्ड बता दो, देखो ब्रांच का इस साल का जो इनकम आएगा, पुराना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का इफेक्ट मत दो, पुराने ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन का इफेक्ट मत दो, पुराने फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर पता है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होते हैं, उसका इफेक्ट मत दो। एंड गाइस, डिडक्शन लेने से पहले जो ग्रॉस टोटल इनकम होगी उसका 5% कर दीजिए, एंड जितना एचओ का अलोकेटेड एक्सपेंडिचर है विच एवर इज लोअर है उतना ब्रांच अपने पी&एल में डाल सकती है। लेकिन अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर एक बात बताओ, एडजस्टेड टोटल इनकम नेगेटिव आ जाए तो? अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम नेगेटिव आ गया तो सर 5% फिर किस पे लेंगे? तो एडजस्टेड टोटल इनकम नेगेटिव आ गया तो आप एक काम करो, पिछले 3 साल का एवरेज एडजस्टेड टोटल इनकम ले लो, पिछले 3 साल का आप एडजस्टेड एवरेज टोटल इनकम ले लीजिए। अगर मान लो ये टोटल इनकम इस साल का नेगेटिव आ गया तो पिछले 3 साल का एडजस्टेड एवरेज टोटल इनकम ले लीजिए। लेकिन अगर मान लो सर, अगर पिछले 3 साल वो ब्रांच नहीं थी, ब्रांच चालू हुए 2 साल ही हुए, लास्ट के 2 साल ही है, तो 2 साल का एवरेज एडजस्टेड टोटल इनकम ले लीजिए। बट सर मान लो ये तो पहला साल है ब्रांच का, और पहले ही साल अगर ब्रांच का नुकसान आ गया, लॉस आ गया, तो फिर सीधी सी बात है इस साल आपको हेड ऑफिस का कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा, इस साल आपको हेड ऑफिस का कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा। किसी ने मुझे ये पूछा कि जब ब्रांच इंडिया में है तो ब्रांच टैक्स भरेगी या एचओ भरेगा? अल्टीमेटली एचओ ही भरेगा। देखो ब्रांच एंड एचओ तो सेम ही होता है ना यार, ये तो आपका एक ऑफिस हो गया, तो अल्टीमेटली तो फॉरेन कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा। बट फॉरेन कंपनी जब टैक्स भरेगी तो फॉरेन कंपनी जो इंडिया की इनकम कैलकुलेट करेगी वो ब्रांच की, वो कैलकुलेट करते टाइम एचओ के एट्रीब्यूटेड एक्सपेंडिचर कितना डालेगी, उससे रिलेटेड हमने ये सेक्शन है वो पढ़ी है करके। ठीक है, चलिए तो आप एक काम करिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है, छोटू सा क्वेश्चन दे रखा है, आ जाइए अपने कंपाइलर में, दैट इज द क्वेश्चन नंबर, आप देखोगे दैट इज क्वेश्चन नंबर आपका 29 करके। क्वेश्चन नंबर 29 एक छोटू सा क्वेश्चन है, आईसीआई स्टडी मैट से ले रखा है। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 29 में। भाई साहब यहां पे लगता है ना तो गजब लगता है ना यार, यहां पे ऐसे कोहनी पे कुछ लग जाए ना
मतलब एकदम एक्सट्रीम पेन होता है जिंदगी में। चलिए इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। देखिए क्या दे रखा है, टैक्स रेट क्या लगेगा, तो फॉरेन कंपनी है तो टैक्स रेट 35% लगेगा ना। चलिए ब्रांच को भी, अब ब्रांच कोई अलग एंटिटी थोड़ी होती है यार, ब्रांच एचओ ही होता है वो, तो फॉरेन कंपनी टैक्स भरेगी 35% की रेट से ऑन द इंडियन ब्रांच का इनकम। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, the net result of the business carried on by branch of a foreign company in India for the year ended 31st March 2025 was a loss of 100 lakh। मतलब नेट रिजल्ट है वो 100 लाख का लॉस है करके, ठीक है। आफ्टर चार्ज द हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 200 लाख का अलोकेटेड टू द ब्रांच, ब्रांच को खर्चा कितना हेड ऑफिस का अलोकेट किया 200 लाख। एक्सप्लेन विद द रीजन द इनकम टू बी डिक्लेयर बाय द ब्रांच इन इट्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट। यार 25-26 में कितना इनकम बताना है, तो एक बात बताओ, पहली चीज तो आपका लॉस आया है, बट आफ्टर क्लेमिंग 200 ब्रांच का एक्सपेंसेस, तो पहले तो उसको एड बैक कर दो। तो मैं बताऊं, अगर आपका 100 लाख का लॉस आया लेकिन आपने 200 लाख का ब्रांच का जो है वो ब्रांच का अलोकेटेड एक्सपेंडिचर लिया है, तो उसको एड बैक कर दो। तो अब आपका मैं बताऊं नेट रिजल्ट आपका 100 होगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि भैया ब्रांच के खर्चे कितने अलाउ होंगे। अब आपको यहां पे आपकी जो एडजस्टेड टोटल इनकम आई वो एडजस्टेड टोटल इनकम 100 है, और ब्रांच का खर्चा कितना अलाउ होता है 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर। तो एडजस्टेड टोटल इनकम है वो आपकी 100 है, इसका 5% करोगे तो 5 आएगा। एंड गाइस अब 200 एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज 200 अलोकेटेड विच एवर इज लोअर इज अ 5। तो यहां पे मैं बताऊं 5 का एक्सपेंडिचर आपको अलाउ हो जाएगा, 95 है वो ब्रांच की आपकी नेट इनकम बच जाएगी करके, ठीक है। नेट इनकम है वो आपकी जो है वो 95 बच जाएगी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए डन। अब एक काम करते हैं, इसके बाद वाली जो सेक्शन है ना 44DA करके, इसके पास में लिख लो विल डिस्कस विथ, इसके पास में लिखो विल डिस्कस विथ नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन। इसको मैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन के साथ डिस्कस करूंगा। सेक्शन चाहिए तो साथ में लिख लेना, 115A के साथ में डिस्कस करूंगा इसको। अगली वाली सेक्शन को 44DA को, रॉयल्टी एफटीएस को मैं डिस्कस करूंगा एनआर टैक्सेशन के साथ 115A के साथ, ठीक है। चलिए अब एक बात समझना, एक और सेक्शन ले लेते हैं लास्ट, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। एक और सेक्शन ले लेते हैं लास्ट, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा, दैट इज द सेक्शन 44A करके, ठीक है। चलिए एक सेक्शन है 44A, और ये 44A क्या बोलती है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप इजीली समझ पाओगे। ये जो सेक्शन है ना 44A, ये लगती है म्यूचुअल कंसर्न वाली जो इंस्टीट्यूशन होती है। म्यूचुअल कंसर्न, म्यूचुअल कंसर्न क्या होता है आपको याद है? मैंने पहले आपको क्लब की बात की थी, जिस दिन पीजीबीपी चालू किया उस दिन मैंने क्लब की बात की थी कि कुछ ऐसे क्लब्स होते हैं, जैसे क्लब्स में जैसे लायंस क्लब है, एज वेल एज आप जो क्लब देखोगे जितने भी आपके स्पोर्ट्स क्लब है करके, ठीक है। तो जितने भी क्लब्स होते हैं, लायंस क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब जितने भी होते हैं, जैसे मुंबई में गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब है, जीसीसी जिसको जीएसएस बोलते हैं, हाँ जीएसएस है। तो ये जो क्लब्स है ना, इनकी इनकम एग्जेम्प्ट है, इन पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, इनके जो है वो टैक्स नहीं लगता। अब एक बात समझना, मैंने आपको क्या बोला कि भैया जो क्लब्स की इनकम है उस पे टैक्स नहीं लगता, एज वेल एज जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम होती है ना, सोसाइटी की इनकम पे भी टैक्स नहीं लगता, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है। एक बात बताऊं, मुंबई में जितनी भी बिल्डिंग होती है वो हाउसिंग सोसाइटी की रहती है। उसमें क्या होता है, मेंबर है वो पैसा देते हैं और वही पैसा खर्च कर लेते हैं सोसाइटी, और जो बचता है क्या वो प्रॉफिट माना जाएगा? आंसर इज नो। एग्जाम्पल के लिए आपको पता है, मैंने एक एग्जाम्पल आपको पहले भी दिया था। मैंने जब ये टॉपिक चालू किया तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि होता क्या है, हम 10 लोगों ने, मान लो हमने सोचा कि 31 दिसंबर को हम पार्टी करेंगे, सब मिलके पार्टी करेंगे, 1,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करो। आप सबने 10 लोगों ने मान लो 1,000 कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो हमारे पास कितना हुआ? 10,000 हुआ। अब वो 10,000 में से हमने फॉर एन एग्जांपल 8,000 की पार्टी कर ली, खर्चा कर लिया, चकना वकना मंगा लिया करके, 2,000 बचा है। क्या ये हमारा प्रॉफिट है क्या? आंसर इज नो, ये प्रॉफिट नहीं है, इस पे टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर आपको याद रहेगा तो मैंने बोला था जो क्लब्स वगैरह की इनकम होती है उस पे टैक्स नहीं लगता अगर वो नॉर्मल इनकम है तो। लेकिन अगर कोई मेंबर है वो स्पेशल सर्विस चाहता है, याद आया स्पेशल सर्विस के, मेरे को मसाज दो करके, ठीक है, याद आया?
एक बात बताओ, आपको पता रहेगा, ऐसा मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कोई अगर मेंबर ये चाहता है कि हमको तो भाई साहब एकदम मसाज मिलनी चाहिए, एकदम अच्छे से हमारा ट्रीटमेंट होना चाहिए, जब हम आए तो एकदम बढ़िया से हमको एकदम अच्छे से ट्रीट होना चाहिए करके, ऐसा भी तो कुछ बोला था एग्जाम्पल में। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो कोई मेंबर ये बोलता है कि हमको ऐसे अलग से कुछ ऐसा स्पेशल सर्विस मिलनी चाहिए, तो वो जो इनकम होगी वो क्लब के लिए टैक्सेबल होगी, वो इनकम जो है वो क्लब के लिए टैक्सेबल हो जाएगी, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी करके, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई वो अपन ने देखा था, ऐसा बताया था। तो देखो इसी को लेके ये सेक्शन है, अब आपको इजीली समझेगा इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। देखिए, अगर कोई भी म्यूचुअल कंसर्न वाला एसोसिएशन है, दैट इज द ट्रेड एसोसिएशन या प्रोफेशनल एसोसिएशन या सिमिलर एसोसिएशन, एनी ट्रेड और प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन अदर देन एसोसिएशन एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1023A। देखो कुछ एसोसिएशन ऐसी होती है जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है 1023A में, गवर्नमेंट ने दे रखी है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो आईसीआई जो है ना, आईसीआई की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, वो 1023A में होती है। आप इसको छोड़ दीजिए, 1023A को यहां पे याद नहीं रखना। इंस्टीट्यूट की इनकम तो पूरी एग्जेम्प्ट है, सीए इंस्टीट्यूट की इनकम पूरी एग्जेम्प्ट होती है 1023A में। अब आप दूसरी चीजें समझिए। देखिए, अगर कोई क्लब है उसको कौन सी इनकम मिलेगी, तो क्या होगा, तो देखिए, अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ द सब्सक्रिप्शन और अदरवाइज, अगर सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलता है या अदरवाइज पैसा मिलता है। अगर देखो जनरल सर्विस देते हैं मेंबर को नॉर्मली जनरल सर्विस दिया, जैसे सबको जो सर्विस देते हैं, आओ खेलो खाओ पियो मजे करो पार्टी करो, दैट इज नॉर्मल सर्विस। अगर नॉर्मल सर्विस दिया करके, ठीक है, नॉर्मल सर्विस दिया तो इनकम इज एग्जेम्प्ट ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअलिटी। एक म्यूचुअलिटी करके प्रिंसिपल होता है। म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इंसान खुद के साथ कभी बिजनेस नहीं कर सकता। बिजनेस करने के लिए देयर शुड बी अ टू पार्टी। इंसान खुद के साथ बिजनेस नहीं कर सकता। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड म्यूचुअलिटी। तो म्यूचुअलिटी के बेसिस पे अगर कोई भी जो जनरल सर्विस मेंबर को देते हैं और उसका सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलता है या कुछ भी पैसा मिलता है, वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन गाइस, अगर स्पेशल सर्विस दे दी किसी मेंबर को, स्पेशल सर्विस दे दी, स्पेशल सर्विस मतलब उसने बोला मेरे को मसाज दो, मेरा तो एकदम अच्छा सा ट्रीटमेंट होना चाहिए, स्पेशल सर्विस दी किसी मेंबर को क्लब ने, तो क्या होगा, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। एंड लॉस अगर होता है तो अलाउ हो जाएगा। इट इज टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी, और लॉस होता है तो अलाउ होगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर कोई अदरवाइज कोई इनकम होती है, जैसे क्लब है उसका पैसा बैंक में पड़ा है तो एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर उन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, उनको डिविडेंड मिलेगा क्लब को, तो वो टैक्सेबल होगा अंडर आईएफओएस। देखो मैंने तीन चीजें बताई। अगर क्लब है, वो क्लब ने अपने मेंबर को जो जनरल सर्विस देते हैं और मेंबर से जो सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलता है वो पूरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन किसी मेंबर को स्पेशल सर्विस दी, उसका पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। एंड गाइस, जो अदरवाइज इनको कोई इनकम होती है, जैसे बैंक एफडी का इंटरेस्ट आया, कोई शेयर में इन्वेस्ट किया था उस पर डिविडेंड आया, तो ये सब टैक्सेबल होता है आईएफओएस में। लेकिन यहां पे एक चीज बताना करके, ठीक है, एक चीज समझना। देखो यहां जनरल सर्विस अगर मेंबर को देते हैं और उसका जो इनकम हो रहा है वो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन गाइस, अगर इसका लॉस हो गया तो, जैसे मेंबर को जनरल सर्विस दिया, उसका पैसा आया 2 लाख, बट गाइस एक्सपेंडिचर हो गया 3 लाख, तो लॉस हुआ 1 लाख। अब आप मुझे बोलोगे कि जब इनकम एग्जेम्प्ट है तो लॉस भी अलाउ नहीं होना चाहिए। इनकम जो एग्जेम्प्ट है तो लॉस भी अलाउ नहीं होना चाहिए, बट इसका एक एक्सेप्शन है कि जनरल सर्विस जब मेंबर को देते हैं और जनरल सर्विस देने से अगर कोई इनकम होती है तो एग्जेम्प्ट है। अगर जनरल सर्विस से कोई डेफिशिएंसी आ गई, लॉस आ गया, तो गाइस ये जो लॉस है, ये लॉस क्या ये वाली इनकम के सामने सेट ऑफ हो सकता है या नहीं? जो स्पेशल इनकम आ रही है या आईएफओएस की इनकम आ रही है, क्या उसके सामने सेट ऑफ हो सकता है या नहीं? यहां ये सेक्शन बना रखी है 44AA और इन्होंने बोला सेट ऑफ हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन कितना सेट ऑफ हो सकता है, उसकी कंडीशन है कि however the loss is allowed as deficiency as per section 44AA, it is a exception of the principle of the mutuality। क्योंकि म्यूचुअलिटी का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई आप अपने साथ इनकम नहीं कर सकते तो लॉस कैसे कर सकते हो भाई? तो अगर आप अपने साथ जब इनकम होती है, खुद के साथ हमारा पार्टी बनाया हमने और मान लो पार्टी किया, उसका पैसा बचा, वो इनकम नहीं है, इनकम हुआ तो एग्जेम्प्ट है, तो लॉस हुआ तो अलाउ नहीं होना चाहिए, बट इसका एक एक्सेप्शन है। और वो लॉस अलाउ होगा उस अदर इनकम के सामने, और वो कितना अलाउ होगा उसका ये एक पॉइंट दे रखा है अगला। देखिए लॉस कितना अलाउ होगा, डेफिशिएंसी इज अलाउड एज डिडक्शन बट सब्जेक्ट टू 50% ऑफ अदर इनकम
बिफोर सच डिडक्शन, मतलब जो अदर इनकम है ना उसका 50% तक ये लॉस हो सकता है। अभी अपन एक क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में आएगा करके, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, सीधा क्वेश्चन लेते हैं, तो इस पॉइंट को आपको क्लैरिटी एकदम दिमाग में फिट बैठ जाएगी। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 30, और ये आईसीआई मटेरियल का क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी आया नहीं है, बट देखो आईसीआई मटेरियल में एक ही क्वेश्चन दे रखा है क्लब से रिलेटेड, दैट इज द बोट क्लब का एक क्वेश्चन है, वो इन्होंने दे रखा है। तो अभी अपन समझ लेते हैं। इधर देखिए सब लोग इधर बोर्ड पे देख लो, बुक में देखने की जरूरत नहीं, आप बोर्ड पे देख लो, आपका समझ में आ जाएगा। बोट क्लब इज अ एसोसिएशन governed by the provision of section 44A of the income tax act 1961. The subscription received from member for the year ended 31st March 2025 was 2 lakh, तो 2 लाख का सब्सक्रिप्शन मिला मेंबर से। The expenditure in the normal course of its activity is 385, अब देखो बेटा एक्सपेंडिचर 385 है, and its other income taxable under the act is at 2,75,000. You are consulted as how boat club income would be determined for assessment year 25-26. In case of the association did not have any other taxable income, will there be any difference in the computation of its income? तो देखो एक बोट क्लब है, इसका जनरल सर्विस जो दे रहा है, जनरल सर्विस से इसको जो इनकम हुआ वो इनकम जो है वो 2 लाख का है, बट गाइज इसके सामने जो खर्चा है वो 3,85,000 है। तो सिंपल सी बात बताऊं, 1,85,000 का नुकसान हो गया, 1,85,000 का, ये तो डेफिशिएंसी आ गया, नुकसान हो गया 1,85,000 का। अब एक चीज समझना, यहां 1,85,000 का नुकसान हो गया, बट आपकी अदर इनकम और है, और अदर इनकम है दैट इज द 2,75,000, 2,75,000 का आपका अदर इनकम है। तो क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि सर ये जो 2,75,000 का अदर इनकम है, क्या उसके सामने ये डेफिशिएंसी को सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन ये है कि अदर इनकम जो होगी ना उसके 50% तक ही आप डेफिशिएंसी सेट ऑफ कर सकते हैं। अदर इनकम जो है उसके 50% तक ही आप डेफिशिएंसी को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अदर इनकम आपका 275 है, तो 275 का अगर आप 50% करेंगे तो यहां पे इन्होंने कंडीशन डाल रखी है, इसका 50% कम्स टू 1,37,500 का आप डेफिशिएंसी सेट ऑफ कर सकते हैं। तो 1,37,500 तो आप सेट ऑफ कर सकते हैं, बाकी आपको 1,37,500 पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब आप मुझे बोलोगे कि जितना डेफिशिएंसी सेट ऑफ नहीं हुआ क्या इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? आंसर इज नो बाबा नो, इसको कैरी फॉरवर्ड वगैरह नहीं कर सकते, ये लैप्स हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, जब मेंबर को जनरल सर्विस देते हैं, अगर उसका इनकम हुआ होता तो एग्जेम्प्ट है, बट लॉस हुआ तो इस लॉस का जो है डेफिशिएंसी इसको अदर इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, बट ये अदर इनकम के 50% से ज्यादा सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो यहां पे तुम्हारा अदर इनकम 275 है, उसका 50% 137,500 आया, तो बेटा 137,500 है, इतना आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहां पे 137,500 है, वो क्लब का इनकम बचेगा। अब एक बात बताओ, बोट क्लब का अगर अदर इनकम होता ही नहीं तो सीधा सा बात है कुछ नहीं होता, लॉस आता, क्या लॉस को सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? आंसर इज नो, उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आपकी इनकम निल मानी जाती, आपकी जो इनकम है पंकज वो निल मानी जाती करके, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या दे रखा है लास्ट में, इन केस द एसोसिएशन डिड नॉट हैव द अदर टैक्सेबल इनकम देन टोटल इनकम इज निल एंड द डेफिशिएंसी ऑफ 185 वुड हैव नो टैक्स ट्रीटमेंट एंड वुड हैव नॉट कैरिड फॉरवर्ड, इसको अपन कैरिड फॉरवर्ड नहीं कर सकते है करके, ठीक है। चलिए तो आइए देखिए यहां पे क्या दे रखा है, सब लोग देखिए, तो डेफिशिएंसी इज अलाउड टू बी डिडक्शन बट सब्जेक्ट टू 50% ऑफ टोटल इनकम बिफोर सच डिडक्शन। नेक्स्ट पार्ट, while computing the taxable income of a association any brought forward allowances or loss to be affected first, अगर मान लो तुम्हारा कोई पुराना लॉस वगैरह है तो पहले वो सेट ऑफ कर लो, और वो सब पुराना लॉस, पुराना अगर डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ है वो सेट ऑफ कर लो, उसके बाद जो इनकम बचेगा उस इनकम का 50% तक जो है वो आप ये वाला जनरल सर्विस से जो लॉस हुआ डेफिशिएंसी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। However, in case of inadequate or absence of income under the head PGBP, such deduction is allowed from the income from other head से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ पे अपना other head से इनकम था चलेगा। This section apply only to such trade professional or association which do not distribute their income amongst the member except in the form of the grant to
अफिलिएट्स, एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन, आप इस पॉइंट को छोड़ दीजिए करके, ठीक है। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? रिसिप्ट फ्रॉम मेंबर एज अ सब्सक्रिप्शन और अदरवाइज एक्सेप्ट रिसिप्ट फॉर रेंडरिंग द स्पेसिफिक सर्विस। अगर स्पेसिफिक सर्विस दिया तो वो इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब जनरल सर्विस जो क्लब दे रहा है उसके लिए कितना पैसा मिल रहा है वो ले लीजिए, और माइनस एक्सपेंडिचर सोनली फॉर द प्रोटेक्शन और एडवांसमेंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर एक्सेप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट डिडक्टेबल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम, इसको बोलेंगे डेफिशिएंसी। इस डेफिशिएंसी अगर आया तो उसको अदर इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू 50% ऑफ अदर इनकम करके, ठीक है। डन। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस पार्ट। नाउ ये एसोसिएशन रजिस्टर्ड होनी चाहिए या नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। नकुल, इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड देन ऑल्सो म्यूचुअलिटी के प्रिंसिपल के बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होगा। डन। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। आपका 44 डीए बाकी है। डन। उसके बाद में आपका 44 एई हो गया, दो सेक्शन बाकी है, 44 एडी 44 एडीए एंड आपका टैक्स ऑडिट वाला सेक्शन 44 एबी करके, ठीक है। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, आप लोग आज घर पे जाके कोई टाइम मिलेगा आपको कुछ होमवर्क करने का? नहीं अर्जुना, उसमें कैसा होगा ना कि लाइक आपका जो इधर लॉस हुआ, अगर आपको लॉस हुआ मतलब जनरल सर्विस से लॉस हुआ तो उसको पीजीबीपी या अदर हेड की इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं, बट अदर इनकम का मैक्सिमम 50% तक ही सेट ऑफ कर सकते हैं। चलिए डन। अब आप एक काम करो, चलो एक काम करते हैं, दो पॉइंट जो है, दो ऐसे क्वेश्चन है जो मैं यहीं पे करा लेता हूं। एक टपारिया टूल्स का केस लॉ है। टपारिया टूल्स का केस लॉ क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 मैं आपको यहां एक्सप्लेन कर लेता हूं, आप घर पे जाके इसको देख लीजिएगा। टपारिया टूल्स का केस लॉ क्या है? एक बात समझना, टपारिया टूल्स करके कंपनी है, आप लोग बोलोगे कोलकाता बेस्ड कंपनी है वगैरह वगैरह। चलिए इधर देखिए, टपारिया टूल्स के केस में क्या हुआ, इस कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, ठीक है। इस कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, और डिबेंचर जब इशू किए, मान लो फॉर एन एग्जांपल 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 रुपए का डिबेंचर है। इन्होंने दो ऑप्शन दिए लोगों को, क्या आप एक काम करो, डिबेंचर जो है, आप एक काम करो, या तो आप एवरी ईयर इस पे 9% इंटरेस्ट ले लो, एवरी ईयर इस पे 9% है वो इंटरेस्ट ले लो। एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ, इन्होंने कुछ डिबेंचर इशू किए, दो ऑप्शन दिए, या तो आप इस पे 9% इंटरेस्ट ले लो एवरी ईयर और 5, 6, 7 साल बाद इसको रिडीम कर लेंगे, बट एवरी ईयर आपको 9% इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा इन्होंने बोला पॉइंट कि आप एक काम करो, दूसरा हम एक ऑप्शन और देते हैं, आप एक काम करो कि आप जो है वो हमको यहां पे इस डिबेंचर को हम इशू कर देते हैं 80 रुपीज पे, और ये डिबेंचर को हम 5 साल बाद आपको 100 रुपीज दे देंगे। इट इज लाइक अ डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड्स, बट बॉन्ड्स नहीं है, ये है डिबेंचर। देखो दो ऑप्शन दिए, आपके पास ऑप्शन है कि आप कंपनी को अभी 100 रुपीज दीजिए और एवरी ईयर आपको 9% इंटरेस्ट मिलेगा। एक तो ऑप्शन ये हुआ। दूसरा ऑप्शन इन्होंने क्या दिया कि आप एक काम करो, कंपनी को 100 रुपीज मत दीजिए, कंपनी को आप दे दीजिए सिर्फ 80 रुपीज, और फिर आप एक काम करिए रिडम्पशन पे 100 रुपीज ले लीजिए। ये ऑप्शन दिया। अब क्वेश्चन यहां पे ये आया कि सर एक बात बताओ, यहां डिबेंचर के केस में जब ये पहले वाला ऑप्शन है, इसमें कंपनी एवरी ईयर 9% इंटरेस्ट दे रही है, तो एवरी ईयर पीएनडल के डेबिट में 9 रुपीज अलाउ हो जाएगा। एवरी ईयर पीएनडल के डेबिट में 9 रुपीज अलाउ हो जाएगा। एवरी ईयर जो पीएनडल है वो पीएनडल के डेबिट में 9 रुपीज अलाउ हो जाएगा एज अ इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आया कि सर मान लो ये दूसरा वाला ऑप्शन जब लिया तो इसमें कंपनी के लिए इंटरेस्ट है वो 20 रुपीज हुआ। अब 20 रुपीज है वो इंटरेस्ट हुआ कंपनी के लिए, तो कंपनी जो है वो 20 रुपीज को कैसे, क्या उसको डिबेंचर की जो लाइफ है उसमें अमोर्टाइज करे या एक साथ में 20 ले ले? भाई डिबेंचर की जो लाइफ है उसमें अमोर्टाइज करे या एक साथ में 20 ले ले? अब एक बात बताऊं, इसमें एसएससी ने एक साथ में 20 ले लिया, एओ बोलता है कि अमोर्टाइज करना पड़ेगा।
एओ बोलता है कि अमोर्टाइज करना पड़ेगा, एसएससी बोलता है कौन से प्रोविजन में लिखा है अमोर्टाइज करना पड़ेगा, मेरा इंटरेस्ट का कॉस्ट है, और ये क्रिस्टल क्लियर हो गया कि मेरा इंटरेस्ट का कॉस्ट है वो 20 है, तो 20 में सीधा पीएनडल के डेबिट में पहले ही साल डाल सकता हूं। ऐसा तपारिया टूल्स ने किया। अब एक बात बताऊं मैं आपको, एसएससी ने ये व्यू रखा कि देखो लॉ में कहीं लिखा हुआ नहीं, लॉ में जीरो कूपन बॉन्ड्स के लिए जरूर लिखा हुआ, वो जीरो कूपन बॉन्ड्स के लिए है, बाकी डिबेंचर विबेंचर के लिए थोड़ी है। एक बात बताऊं, यहां जीरो कूपन बॉन्ड्स तो था नहीं, और मैं बताऊं ये केस है, ये केस कोर्ट में गया, और मैं बताऊं कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट है वो एसएससी के फेवर में दे दिया कि सीधा 20 डाल दे पीएनडल के डेबिट में, सीधा 20 है वो पीएनडल के डेबिट में आप अपफ्रंट डाल सकते हैं, बिकॉज योर लाइबिलिटी इज क्रिस्टली क्लियर, आपकी लाइबिलिटी है वो क्रिस्टली क्लियर है, अमोर्टाइजेशन का कहीं प्रोविजन दिया नहीं है, आप सीधा पीएनडल के डेबिट में 20 अपफ्रंट डाल सकते हैं। तो गाइस एक बात बताऊं, यहां पे जो है आपको लगेगा यार इस केस का जजमेंट ऐसा नहीं आना चाहिए था, इट शुड बी द लाइक क्या बोलते हैं, इट शुड बी द करके, ठीक है मैं बताऊं इट शुड बी द करके, ठीक है लाइक आपको इट शुड बी द अमोर्टाइज ओवर द लाइफ, बट यहां पे पॉइंट ये आया कि लॉ में कहां लिखा हुआ है ऐसा, लॉ में यहां पे क्या कहां लिखा हुआ है, तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला कि पूरा पीएनडल के डेबिट में एक साथ चला जाएगा, ये 20 पूरा पीएनडल के डेबिट में एक साथ डाल दो, और ये अलाउ है एज पर द तपारिया टूल्स का केस लॉ। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 31, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 31 है करके। आप उससे हो सकता है आप कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, बट ऐसा ही होता है भैया, इंडिया है करके, ठीक है बहुत बार ऐसा होता है करके, ठीक है। तो देखिए यहां लास्ट वाली लाइन में पढ़ रहा हूं, हेंस एंटायर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, दैट इज ईयर ऑफ पेमेंट, देयरफॉर द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इज नॉट करेक्ट। लेकिन इसमें है ना आपका यही माना जाएगा ना कि एंटायर पेमेंट है वो आपका अलाउ हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी है वो 20 का क्लियर हो गया ना, तो यही माना जाएगा 20 आपने पे कर दिया, आपको मिला ही 80 है, आपको मिला ही 80 है, और आगे जाके आप 100 है वो पे करने वाले हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में आपका पूरा अलाउ हो जाएगा। एक काम करेंगे, आप जब इसको घर पे जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा करके, ठीक है इसको आप समझ में आ जाएगा। दैट इज जिसमें 60% जो है वो वन टाइम पेमेंट करके ऐसा कुछ था, आप एक बार पढ़ेंगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा, जो एग्जाम्पल मैंने समझाया उससे आप समझ जाएंगे करके, ठीक है। चलिए अब एक बात समझना, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, उसके बाद मैं आपको छोड़ रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा म्यूजिक का आवाज आ रहा है यहाँ पे बाजू से करके, ठीक है आई एम नॉट एबल टू स्पीक ऑल्सो, आपको शायद आ रहा है नहीं आ रहा है, बट मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे वो म्यूजिक का आवाज आ रहा है यहाँ गणपति विसर्जन का। अब एक बात समझना, लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 32, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है एंड ये नवंबर 2018 के एग्जाम में आया था। अब एक बात बताओ, मैं आपको ये चीज आगे जाके बताऊंगा कि सर एक बात बताइए, कभी भी हम सिक्योरिटी अपन स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं मुझे बताइए, आप लोग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हो, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, हम लोग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, मतलब कॉस्ट एंड एनआरवी दोनों में से जो कम रहेगा वो आपको लेना है। तो स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं हम, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर लेते हैं। तो देखिए यहां पे मैंने एक सेक्शन है, ये मैं आपको आईसीडीएस में पढ़ाऊंगा। तो नॉर्मली जो स्टॉक होता है उस स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो जो भी आपका एक्चुअल कॉस्ट है एंड एनआरवी है व्हिचएवर इज लोअर लेंगे, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी में भी ऐसे ही करेंगे, अगर आपकी जो लिस्टेड सिक्योरिटी है तो लिस्टेड सिक्योरिटी के केस में क्या करेंगे, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज समझना, जब आप कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर लेते हो ना, तो आप लोग एफआर या अकाउंट में क्या करते हो पता है, एफआर या अकाउंट में आप स्क्रिप्ट वाइज लेते हो। मतलब जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, और वो स्टॉक इन ट्रेड है जिसमें मैं शेयर में ट्रेड कर रहा हूं, तो हर शेयर का, जैसे रिलायंस का शेयर है तो रिलायंस के शेयर का कॉस्ट कितना है और रिलायंस के शेयर का एनआरवी कितना है, व्हिचएवर इज लोअर 31 मार्च को वैल्यू करते हैं। तो हम कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर स्क्रिप्ट वाइज लेते हैं। लेकिन गाइस अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स में आपकी एक सेक्शन होती है दैट इज द सेक्शन 145A करके, और 145A क्या बोलती है पता है, आपको लेना पड़ेगा वो स्क्रिप्ट वाइज नहीं कैटेगरी वाइज लेना पड़ेगा। यहां आपको कैटेगरी वाइज लेना पड़ेगा। जब आप कैटेगरी का मतलब होता है कि देखो जैसे इक्विटी शेयर इज वन कैटेगरी, डिबेंचर इज वन कैटेगरी, बॉन्ड्स इज वन कैटेगरी, प्रेफरेंस शेयर इज वन कैटेगरी, और आपको हमेशा कैटेगरी वाइज लेना पड़ेगा। मतलब कैटेगरी की टोटल की कॉस्ट कितनी है एंड कैटेगरी की टोटल की एनआरवी कितनी है, उस टोटल को कंपेयर करेंगे। जैसे जितने इक्विटी शेयर है ना, तो आप लोग इंडियस में अकाउंट्स में तो क्या करोगे कि जैसे आपके पास रिलायंस का शेयर है तो रिलायंस के शेयर की कॉस्ट क्या है, एनआरवी क्या है, उसको कंपेयर करके लोअर लो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम अगर इक्विटी शेयर है तो जितने इक्विटी शेयर है सबकी कॉस्ट क्या है
और सबकी एनआरवी क्या है उसमें से लोअर लेंगे। और ध्यान रखना, जब भी आप कैटेगरी वाइज वैल्यूएशन करोगे ना तो आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आएगी। जब आप स्क्रिप्ट वाइज करते, वन बाय वन करते, स्क्रिप्ट वाइज करते तो वैल्यू है वो कम आती, बट जब आप कैटेगरी वाइज करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो ज्यादा आएगी। तो देखिए मैंने यहां पे क्या दे रखा है, लास्ट वाला पॉइंट देखिए, द कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और एनआरवी ऑफ सिक्योरिटी शैल बी मेड द कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज इसका एग्जांपल मैंने आईसीडीएस 8 में दे रखा है। तो आईसीडीएस 8 में जब अपन जाएंगे तो आईसीडीएस 8 में मैंने यहां पे एग्जांपल दे रखा है, दिस इज द आईसीडीएस नंबर गवर्नमेंट ग्रांट के बाद ये सिक्योरिटी आईसीडीएस 8। तो देखो आईसीडीएस 8 में क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास में कुछ शेयर्स है, तो ये कैटेगरी एक शेयर की कैटेगरी होगी। अब इसकी कॉस्ट है 100, एनआरवी 75। सिक्योरिटी वाइज अगर आप करते, स्क्रिप्ट वाइज करते तो आपका यहां पे आ जाएगा 75। अगर आप दूसरा शेयर है उसकी कॉस्ट 120 है, एनआरवी 150 है, तो एक बात समझिए यहां पे 120 आ जाता। तो आप अगर अकाउंट्स में जो वैल्यू लोगे क्लोजिंग स्टॉक की वो 195 लोगे, 195 लोगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एवरी स्क्रिप्ट को आप कॉस्ट और एनआरवी लोअर ले रहे हो। यहां पे आप लोअर ले रहे हो तो 195 आ गया। लेकिन गाइस एक बात बताओ, जब मैं टैक्स की बात करूंगा, टैक्स में हम ऐसा नहीं करते। टैक्स में हम क्या करते हैं, अगर शेयर्स है तो सब शेयर की कॉस्ट 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 को जोड़ दो तो कॉस्ट ही आ गई, और एनआरवी को जोड़ दो ये एनआरवी आ गई। हम लेंगे वो 220 लेंगे करके, हम जो कैटेगरी वाइज आईसीडीएस के हिसाब से जो है वो हम कैटेगरी वाइज 220 लेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, और आप अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो आप लोगे 195। म्यूचुअल फंड इज वन कैटेगरी, आंसर इज यस। अब जैसे डिबेंचर है तो देखो डिबेंचर में आप अकाउंट्स में क्या करोगे, 150 160 लोअर इज 150, 105 90 लोअर इज 90, तो आप अकाउंट्स में 240 लोगे। लेकिन मैं टैक्स की बात करूंगा तो इस टोटल कैटेगरी की कॉस्ट जो है वो 255 है, इस टोटल कैटेगरी की एनआरवी है वो 250 है, तो इसमें से लोअर मेरा 250 आ जाएगा करके, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, कैटेगरी वाइज लेंगे, और इसी के ऊपर आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 32 है। अब आप घर पे जाके इसको देखोगे तो देखिए यहां पे कॉस्ट दे रखी है ये, और ये एनआरवी दे रखी है, और ये नंबर ऑफ शेयर दे रखे। तो आप लोग क्या करोगे, यहां पे इन्होंने बोला हुआ है कि आप जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है उसके हिसाब से कैसे करते हो, एंड गाइज आप जो है वो हमारे यहां पे आईसीडीएस के हिसाब से आप कैसे करोगे वो आपको बताना है। तो आप अकाउंट्स के हिसाब से कैसे करते हो और आईसीडीएस के हिसाब से कैसे करते हो वो आपको बताना पड़ेगा। तो अकाउंट्स में तो आप क्या करते हो, हर स्क्रिप्ट का कंपैरिजन करोगे कि यहां पे 50 और 65 लोअर क्या आ गया 50 मल्टीप्लाई बाय 500, यहां पे 32 एंड 35 लोअर 32 है तो 32 मल्टीप्लाई बाय 200। हम वहां ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट लेंगे और टोटल जो एनआरवी लेंगे और उसको फिर कंपैरिजन करेंगे टोटल बेसिस पे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस गाइस, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर करके आइएगा करके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 32 है वो होमवर्क है, एंड 31 जो तपारिया टूल्स वाला है वो भी आप होमवर्क है। इन दोनों को आप रीड करके आइए, और भी अगर आपका क्वेश्चन करने का अगर मन कर जाए, अगर क्वेश्चन करने का आपका मन कर जाए तो अब आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। कल मैं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लूंगा जो एक ही क्वेश्चन 1.5 घंटे तक चलेगा करके, ठीक है। एक ही क्वेश्चन जो है वो 1.5 घंटे तक चलेगा, जिसको मास्टर क्वेश्चन हम बोला जाता है। और एग्जाम में आपको अगर जितने एडजस्टमेंट आएंगे 70% एडजस्टमेंट उसी क्वेश्चन से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। मींस आपका 14 मार्क का क्वेश्चन है, आप 10 तो स्कोर कर ही लोगे अगर वो एक क्वेश्चन करके चले जाओ तो भी करके, ठीक है। आपको ऐसा होने वाला है। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 34 अगर आप होमवर्क में कर सकते हैं तो बिल्कुल करके आइए। उसके बाद 34 के बाद अगर आप 35 भी कर सकते हैं तो आज तो 35 भी कर सकते हैं। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी में है तो आपका जो नाबार्ड वाला वगैरह पॉइंट है वो आ गया करके, ठीक है। तो आज आपका हो चुका है, तो आप 35 आप होमवर्क में करके आएंगे। तो 34 35 है वो आप करके आइए करके, ठीक है। प्रियंका मैं 33 का पॉइंट नंबर 1 है वो कल ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल का अपना टारगेट क्या रहेगा, मैं आते ही सबसे पहले 44 एडी एडीए 44 एबी ले लूंगा, और उसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा। और वो क्वेश्चन है जिसमें 44 एडजस्टमेंट है। कितने एडजस्टमेंट है पता है? 44। मैंने लास्ट के 10 साल के पेपर में ऑलमोस्ट जो एडजस्टमेंट थे वो सब मैंने वहां कवर कर लिए, और क्लास एडजस्टमेंट आपको मिलेंगे, आपको मजा आ जाएगा करके पढ़ के करके, ठीक है। तो आज आप लोग घर पे जाके क्या करिए, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए। पीजीबीपी का जो पिछला भी है वो एक बार रिवाइज कर लीजिए। आज आप क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो चलेगा करके, ठीक है। आज आप क्या करें, रिवाइज करें पूरा।
पूरा पीजीबीपी को रिवाइज करें, क्वेश्चन आप भले कल करोगे, आज जो 2-3 क्वेश्चन दिए हैं वो एक बार आप रीड कर लोगे तो बहुत है करके, ठीक है। कल अपन करेंगे हल्क क्वेश्चन, जो चलते चलते 10 पेजेस तक क्वेश्चन ही चलता रहेगा, वो अपन कल करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं गाइस। थैंक्स अ लॉट पीपल। आज सॉरी आपको थोड़ा लेट बैठना पड़ा 30-40 मिनट, बट कल मेरा जो है वो कल को सेटअप किया हमने, क्योंकि कल अपन डीले चालू किए थे ना, इसके लिए करके, ठीक है। चलो कल अपन कंटिन्यू करेंगे। टुमारो विल बी द लास्ट डेट फॉर द पीजीबीपी। कल जो है वो लास्ट डेट रहेगा अपना पीजीबीपी का, और उसके बाद परसों से हम नया टॉपिक चालू करेंगे। हमारा सर क्लास कब तक कंप्लीट होगा आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी मैं बोल रहा हूं, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट टिल द 10th ऑफ नवंबर तक करके, ठीक है। 10th ऑफ नवंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए करके, ठीक है। चलिए थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, सी यू टुमारो, बाय।